तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं सबको नमन करते हुए हमारे आज के हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी, राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर जी और जितने भी हमारे आज के वक्तागण और जितने पदाधिकारी जुड़े हैं उन सबको मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो साथियों, जैसे कि आज फिर हम एक बार जूम मीटिंग के माध्यम से हम सभी इकट्ठा हुए हैं और एक ऐसे महापुरुष की चर्चा कर रहे हैं जिनका आज के दिन 1827 में जन्म हुआ था। तो इस प्रोग्राम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो हम हमारे महासचिव प्रभारी महाराष्ट्र गुजरात दादरा हवेली दमन दीव मान्यवर शेषराव गागरे जी, और जो आज के मुख्य अतिथि हैं वो है इंजीनियर किशोर बोध जी, राष्ट्रीय आचार्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और वक्तागण जो आज इस प्रोग्राम में हमारे चर्चा करेंगे उनमें तरतीबवार तरीके से मान्यवर साहब सिंह भैया जी, राष्ट्रीय संयोजक सामाजिक न्याय परिषद, मान्यवर जोगिंदर नाथ सरकार जी, प्रदेश अध्यक्ष वेस्ट बंगाल, मान्यवर उदय भान कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष उप अध्यक्ष मध्य प्रदेश, और मान्यवर चरणजीत चगोत्रा जी जम्मू कश्मीर से। तो साथियों, मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा मान्यवर चरणजीत चगोत्रा जी से जो जम्मू कश्मीर से है वो आज की चर्चा जो हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले पर है तो वो उस पर चर्चा करेंगे। और टाइम का जरूर ध्यान रखें क्योंकि उनके 5-6 मिनट का टाइम है, हर वक्ता को बोलना है और दक्ष जी को भी बोलना है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है, हमारे आज के जो राष्ट्रीय आचार्य मुख्य अतिथि हैं किशोर जी, हम ज्यादा से ज्यादा उनको सुनेंगे। तो मैं चगोत्रा साहब जी से विनती करता हूँ कि वो अपना वक्तव्य रखें। चगोत्रा जी। जय भीम बगोत्रा साहब। जय भीम। शुक्रिया समय देने के लिए। जैसे आपने बताया कि समय की थोड़ी सी किल्लत है तो इसलिए सबसे पहले मैं साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय फूले दंपति, क्योंकि आज महामानव फूले जी का जन्मदिन है, 196वां। तो इस दिन की सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, पहले अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम चरणजीत चरगोत्रा है, जम्मू से हूं और बहुजन समाज पार्टी में इस समय कार्यरत हूं। मैं उपाध्यक्ष हूं जम्मू कश्मीर का। और जिनके बारे में आज हमने चर्चा करनी तो उनका भी संक्षिप्त परिचय में देना चाहूंगा। भारतीय सामाजिक क्रांति के ज्योति स्तंभ, भारतीय नारी शिक्षा के जन्मदाता, नारी शिक्षण संस्थान के प्रथम शिक्षक, धरती पीड़ित मानवता के उद्धारक, अहिंसा के पुजारी, सर्वहारा वर्ग के महानायक, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का नाम भारतीय सामाजिक क्रांतिकारियों में प्रमुखता से लिया जाता है। परंतु मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि जिस तरह से हमारे देश में या हमारी सरकारों ने इस महापुरुष को बढ़ावा देना चाहिए था, इनकी सोच को बढ़ावा देना चाहिए था, जिस दंपति ने भारत में क्रांति लाई, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी सरकारें इस मसले पर बिल्कुल खामोश रही हैं और कहीं ना कहीं उनकी विचारों को आगे ले जाने में कामयाब नहीं हुई हैं। लेकिन ये हमारा अपना दायित्व बनता है कि हम उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का जो काम वो है अपने अपने कंधों पे ले और उसको पहुंचाने का काम करें। और मैं इसी बात पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये कार्य अपने हाथ में लिया हुआ है। इसके बाद ज्योतिबा फुले जी का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में खानबाड़ी नामक गांव में 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और 1840 ईस्वी में नायगांव में ज्योतिबा फुले की सावित्रीबाई फुले जी से शादी हुई थी, जब इनकी उम्र 13 साल और सावित्रीबाई फुले जी की उम्र जो है वो लगभग 9 साल के करीब थी। ये इनका संक्षिप्त परिचय है। बाकी जितने भी साथी जहां जुड़े हुए हैं वो इस महामानव के बारे में अच्छे से जानते हैं और उस पर आज खुल के चर्चा होगी। तो मैं
छोटा इनके बारे में संक्षिप्त चर्चा जो मैंने आपको बताई है, उसके बाद में आज जो मेन क्या जो आज के संदर्भ की बात करूंगा, आज के समय की बात करूंगा। जो आज हमारा जो समय चल रहा है, ये जो लड़ाई तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को खत्म करने के बाद जो शुरू हुई, तो उस लड़ाई का जो अंतिम फेज जो है वो आ चुका है साथियों। क्योंकि ये जो शुरू हुई लड़ाई है, ये लड़ाई ज्योतिराव फूले ने तथागत गौतम बुद्ध की सोच के पर आधारित होकर ही आगे लड़ी है। क्योंकि जब गौतम बुद्ध के धम्म को खत्म किया गया, तो सबसे पहले जो उनका प्रयास था कि उन्होंने उनकी सारी की सारी जितनी किताबें थी वो जला दी गई। सारी सोच को मटिया मेट करने के लिए जो वर्ग शोषित समाज था, उसको अनपढ़ रखने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया, ताकि ये पढ़े नहीं। अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो ये अपने हिस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे, और अगर हिस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे तो ये क्रांति नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा सेटबैक जो था बुद्ध धम्म को खत्म करने के लिए, कि उन्होंने बुद्ध धम्म के अनुयायियों को मारने पीटने के साथ साथ एजुकेशन के तौर पर हमें बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया। हम शुक्रगुजार हैं ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले जी का, जिन्होंने सबसे बड़ी क्रांति और पहली क्रांति भारत में जो लाई, जिससे जो अशिक्षित वर्ग था, जो स्लेवर थे, या जो आज हम जिनको बहुजन समाज कहते हैं, तो उसमें ये चेतना पैदा हुई पढ़ने की। और ये सारा का सारा जो आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो ये उन दोनों दंपतियों की देन है, क्योंकि उन्होंने चेतना जो पैदा की एजुकेशन की, एजुकेशन ने ही क्रांति की तरफ हमारा जो रुख है वो लाया। अब जब फूले दंपति की बात हो रही है, तो इसके साथ हम बाबा साहब की बात ना करें तो वो भी गलत रहेगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला हुआ है कि मेरे अगर कोई गुरु रहे हैं तो ज्योतिराव फूले रहे हैं। और उनकी इस चीज की सच्चाई इस चीज से पता चलती है कि जब उन्होंने कानून लिखा था भारतवर्ष का, तो उन्होंने समता मूलक समाज की जो सोच अपने ज्योतिराव फूले जी की थी, उस सोच को पूरा स्थान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया। और समता, स्वतंत्रता और बंधुता की जो बात ज्योतिराव फूले कहते थे, तो उसका प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में करने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। और एजुकेशन की लड़ाई के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सोशल क्रांति की बात करी, वो पूरे भारतवर्ष में बड़ी चिंगारी की तरह फैली। सोशली हम लोग आगे तो बढ़े, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बाबा साहब ने हमें लिख कर दिए, तो फिर हम पिछड़े थे। वो थी हमारी लड़ाई थी वो सत्ता परिवर्तन की। तो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई को आगे चलकर मान्यवर कांशीराम साहब ने उसको चलाया, और सामाजिक सोच के साथ साथ हमारी पॉलिटिकल सोच भी पैदा की। क्योंकि पॉलिटिकल सोच के तहत ही हम देश का राजपाट अपने हाथ में ले सकते हैं, और तभी हम जो अपनी बनी हुई बिगड़ी हुई बात को बनाने का अगर हम काम कर सकते हैं, तो वो है पॉलिटिकल पावर के साथ। लेकिन साथियों, यहाँ मुझे इस कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना तो सोशल इक्वालिटी आ सकती है बिना पॉलिटिकल के, और पॉलिटिकल रिफॉर्म जो है वो भी सोशल अपनी गतिविधियां जो है सोशली हमें ये बढ़ानी पड़ेंगी, तब भी हम पॉलिटिकली भी कामयाब हो सकते हैं। तो इन सभी स्ट्रगलों को लेकर बहन कुमारी मायावती जी लगातार प्रयासरत हैं, और वो स्ट्रगल कंटिन्यूसली जारी है। और ये लास्ट हमारी ये लड़ाई जो है लास्ट मुकाम पर पहुंची हुई है, और जल्दी ही हम ये चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा लोगों को जगाने का काम कर रही है सोशल रिफॉर्म के तहत, तो वो उसमें हम भी पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और हम बहुत बहुत आभारी हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, कि उन्होंने भी इस बीड़े को उठाया हुआ है। और इससे पहले कि समय समाप्ति का घोषणा हो जाए, तो मैं एक पंक्ति जो है वो लास्ट में कहना चाहूंगा, जो ज्योतिराव फूले जी ने कही है, और उसको हमें अपने साथियों और जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि शिक्षा के अभाव में बुद्धि का ह्रास हुआ, बुद्धि के अभाव में नैतिकता की अवनति हुई, नैतिकता के अभाव में प्रगति अवरुद्ध हो गई, प्रगति के अभाव में संपत्ति लुप्त हो गई, संपत्ति के अभाव से शूद्र मिट गए। ये सारी की सारी जो जड़ है वो है एजुकेशन,
हमें एजुकेशन जो है अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने शूद्र वर्ग को, अपने जितने भी साथियों हैं उनको ये बताना है कि एजुकेशन जो है वो मस्ट है। ये बहुत बड़ी क्रांति जो हमारे इन दंपति फूले ने करी है, सर आपका उसके लास्ट में हम नंबर सदा दीजिए। ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। जी जी सुना नहीं सर मैंने, क्या बोलिए आप? कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। जी तो कॉन्टेक्ट नंबर सर। हाँ कॉन्टेक्ट नंबर सर मेरा है 788। बीच में मैं साथी से अनुरोध करूंगा कि बीच में टोकने की बात ना करें, क्योंकि इनका कांटेक्ट नंबर सेंट्रल ऑफिस से मिल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मंगोत्रा साहब से सही बोल रहे हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर अगर आप चाहिए तो आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से या मंगोत्रा साहब से ले सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय फूले दंपति। जय भीम। और तो ये से हमारे युवा साथी चरणजीत चरगोत्रा जी जो जम्मू से है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है और कैसे उन्होंने कहा है कि बुद्ध धर्म को कैसे खत्म किया मनुवादियों ने, और कैसे हमारी क्रांति ज्योतिराव फुले ने शुरू की, सबसे पहली क्रांति। तो उन्होंने विस्तार में सब कुछ बड़े ही सरल तरीके से बताने की कोशिश की है। मैं उनका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि वो हमारी राष्ट्रीय सभा के माध्यम से अपना जो उन्होंने वक्तव्य रखा है, तो उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। जय भीम। नमो बुद्धाय। तो अब आगे हमारे जो दूसरे साथी अब जो चर्चा करेंगे वो है हमारे साथी मान्यवर उदय भान कुशवाहा, प्रदेश उप अध्यक्ष मध्य प्रदेश। अगर वो जुड़े हैं तो उनका माइक अनम्यूट किया जाए और वो अपना चर्चा जो है वो रखें। और खासकर मैं सभी साथी जो कहूंगा कि आज की चर्चा जो हमारी है वो महात्मा ज्योतिराव फुले पर है, तो उससे डेविएट ना हो और उसी पर चर्चा करें। मैं सभी साथियों से ये अनुरोध करता हूँ। उदयभान कुशवाहा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश। शशि जी जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े हुए हैं सर। तो मैं अभी मैं फोन लगा रही हूँ, जुड़ जाते हैं तो ऐसे ही उनका नाम बोलवा दें। आगे मैं आगे की कार्रवाई को चलाते हुए जो हमारे अगले वक्तागण है वो है मान्यवर जोगेंद्र नाथ सरकार जी, प्रदेश अध्यक्ष वेस्ट बंगाल। वो अपनी बात रखें। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी का 196तम जन्म जयंती है। उनको जन्म जयंती पर उनको चरणों में हमारा श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। साथ में बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर, गौतम बुद्ध और जितना संत महापुरुष है सभी को चरणों में हमारा श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। आज और आरबीएम का संस्थापक धर्म प्रकाश भारतीय और कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बुद्ध, उनको भी हम नमो बुद्धाय जय भीम। और आज का प्रोग्राम भी जो शामिल हुआ है, अध्यक्ष जी शेषराव घागड़े, चीफ गेस्ट किशोर बोध जी, और हमारा प्रोग्राम में जुड़े हैं साहेब सिंह भैया जी, चरणजीत चरगोत्रा जी, संचालन कर रहा है श्रद्धेय रमेश चंद्र बनगोत्रा जी। अभी सभी को हम आंतरिक अभिनंदन शुभेच्छा रखते हुए मैं कुछ कहने जाता हूं। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले भारत का पथ प्रदर्शक थे। बाबा साहब इनको गुरु मानते थे। बाबा साहेब भारत का दो आदमी को मानते थे, गौतम बुद्ध और ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले को चेतना कब आई? जब 12 साल की थी तो उनको फूल का दुकान में बैठे और बगल वाला फूल का दुकान में उन्होंने देखे एक 10-12 साल का बच्चा को 50 साल का आदमी प्रणाम कर रहा है। और उन्होंने उनको पिताजी गोविंद राव को बोला, बाबूजी ये 10-12 साल का बच्चा को 50 साल का आदमी प्रणाम क्यों कर रहा है? बोले तुमको समझ में नहीं आएगा। क्यों? बोले वही 12 साल का बच्चा है, वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है तो उसको 50 साल का आदमी प्रणाम करेगा? इतना ज्ञान है। तो ज्योतिराव फुले का अंदर पैदा हुआ। उन्होंने समझा, 12 साल में उनको ज्ञान पैदा हुआ। 12 साल में उन्हें समझ गया ये गुलामी कर रहा है, गुलामी से समाज को मुक्त कैसे दिलाया जाएगा।
उनको पत्नी जो था उनको सावित्रीबाई फुले का शादी का पहले निरक्षर थी, उन्होंने घर में पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उनको स्कूल खोल दिया। लेकिन ज्योतिराव फुले का जो पिताजी था गोविंदराव, उन्होंने बोला नहीं, शूद्र का शिक्षा, नारी का शिक्षा घोर अमंगल है, दैव दुर्विकार अकल्याण होगा, देश में अमंगल फैलाएगा, ऐसे तुम नहीं कर सकते हो। धर्म हिंदू शास्त्र में लिखा है शूद्र का शिक्षा का हक नहीं है, नारी का शिक्षा का हक नहीं है, तुम वही चीज गलत का पाप कर रहे हो, पाप यह जो घर में नहीं चलेगा। ज्योतिराव फुले बोला नहीं, हम अगर छोड़ देंगे इस समाज को आगे ले जाने वाला कोई नहीं बचेगा। तो आखिरी में बोले नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकता हूं, हम तो नारी को सिखाऊंगा और शूद्र को भी सिखाऊंगा, स्कूल खोलूंगा। शिक्षा उनको नैतिक हक होता है, शिक्षा आदमी को अंदर चेतना लाती है। आखिरी में पिताजी गोविंदराव उनको घर से बेटा और बहू को निकाल दिया। लेकिन जगह कहां मिला? कहीं जगह नहीं मिला, उनको जगह मिला फतिमा शेख का घर में। एक महिला थी फतिमा शेख और उनको भाई था उस्मान शेख, उनको घर में और जगह मिली और वहां से पढ़ाना शुरू किया। 1848 में जो स्कूल खुली उसमें फतिमा शेख और उस्मान अली और ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले स्कूल चलाने के लिए प्रयास कर रहा है और सिखाने के लिए शुरू कर दिया। वो स्कूल में ऐसा नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय सभी को महिला को सिखाने का हक था। लेकिन एक समस्या खड़ा हो गया। कुछ दिन बाद में एक जो छोटा सा झोपड़ी जैसे बनाया, वो झोपड़ी में ज्योतिराव फुले के मरने के लिए साजिश करके जो शूद्र को भेज दिया, उसको मार डालो। वो घिनौना काम कर रहा है, शूद्र को सिखा रहा है, पाप फैला रहा है, पाप फैलाने नहीं दिया जा सकता है। इसलिए ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को मारने के लिए दो आदमी को भेजा, एक था धंधुबा, एक था रामोजी। बाद में ज्योतिराव फुले बोला तुम हमको मारने चाहते हो तो हमारा गुनाह किया है, हम कौन सा अपराध किया है? तो बोला है तुम शूद्र को सिखाते हो ना और नारी को सिखाते हो ना, ये पाप है, इसलिए तुमको मरने के लिए हमको निर्देश मिला। तो बोला ठीक है, हमको मरने के लिए तुमको अगर खुशी मिलता मार लो, लेकिन हमारा शरीर, हम तो शूद्र के लिए हमारा शरीर दान कर दिया, मेरा ये शरीर मेरा नहीं है, सारी भारत में जितना शूद्र है वो शरीर मैंने उनको दान कर दिया, इसलिए मुझे मारने से तुमको जो पैसा मिलेगा वो पैसा शूद्र को बांट देना, तुम्हारा हक नहीं होता है। रामोजी धंधुबा आखिरी में बोला इतना पाप हम लोग ढो नहीं सकता हूं, इतना महान आदमी को मार के जो पाप होगा वो पाप हम लोग ढो नहीं सकता हूं। आखिरी में धंधुबा रामोजी उनको चरण लगा के बोला हमको रास्ता दिखाइए, आप इतना महान आदमी है, महान आदमी को मार के हमारे समाज को नुकसान नहीं करने दे सकता हूं। आखिर में रामोजी पढ़ाई करके कुछ किताबें लिखे। धंधुबा बोला हमको पढ़ाई समझ में नहीं आता है, मैंने आपको कोई दूसरा आदमी मार सकता है, इसलिए हम जितना दिन जिंदा हो आपके बॉडीगार्ड हो जाता हूं। इसी तरह से समाज को सिखाने के लिए जो धंधुबा था वो उनको बॉडीगार्ड हो गया और रामोजी था मरने आया, वो कुछ पढ़ाई लिखाई करके सीखने आया। मैंने जब पुणे में था उनको घर भी किया, गंजपेट में उनको घर था, ज्योतिराव फुले के प्रणाम किया, उनको जगह को भूमि को, ज्योतिराव फुले को घर में देख के हमको बड़ी पवन भूमि देख करके बड़ी खुशी हुआ। जो हमारा समाज को, भारत में शूद्र समाज पे इतना क्रांति लाई है, जो समाज में ज्योतिराव फुले को, जिसको हमारा बाबा साहब गुरु मानते थे, उनको घर देख करके हमको बहुत खुशी हुआ। वो घर हम देखे, जो पहले जो स्कूल था वो भी हम देख के आया। भारत में हमको जो रास्ता दिखाया, हमको पौध दिखाया, हमको नहीं बाबा साहब को भी दिखाया, वो और कोई नहीं था, वो था राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले 11 अप्रैल तो ज्योतिराव फुले जो किताब लिखा वो किताब का नाम था गुलामगिरी। बाबा साहेब का किताब कांशीराम जी 3 में पढ़ लिया था, इनहेलेशन का जात पात बिलोप एक रात में 3 में पढ़ लिया। मैंने गुलामगिरी 3 बार पढ़ के देखा, इसमें क्या चीज है, इसलिए गुलामगिरी निकालने के लिए जितना वो उन्होंने निर्देश दिया मैंने सारी चीज फॉलो करता हूं। ज्योतिराव फुले ने बोलता है दुनिया में, संसार में जो कोई भी किताब है, जो कोई भी धर्म ग्रंथ है, भगवान बा ईश्वर बा देवता, एक भी किताब नहीं लिखा है, एक मनुवादी कुछ आदमी लिख करके उनको नाम डाल दिया है। इससे हमको निकलना पड़ेगा। और सारी जो किताब है, कोई किताब भगवान का लिखी हुई नहीं है, ज्योतिराव का
विश्वास था। किताब एक धोखेबाज आदमी लिखा है, हमारा समाज को गुलाम बनाने के लिए लिखा है, और उन्होंने जो हमारे को सिखाने के लिए जो किताब लिखा है उसको नाम रखा गुलामगिरी। और गुलामगिरी को हम प्रणाम करते हैं। मुझे लगता है यही हमको धर्म ग्रंथ है। और हमको बाबा साहब को जो किताब है जो बुद्ध एंड धम्मो, वो लगता है हमको धर्म ग्रंथ है। तो वो दोनों ग्रंथ हम पढ़ लिया, लेकिन पहले तो हम ज्योतिराव फुले को गुलामगिरी पढ़ लिया है। तो ज्योतिराव फुले हमारा समाज में जो चीज दिया है वो कभी भूला नहीं जा सकता है। हमारा समाज में जो चीज ला दिया है कभी हम भूल नहीं सकता हो। आज उनको जन्म जयंती पर उनका और बहुत बहुत बधाई, उनको हम श्रद्धा रखते हो, चरणों में श्रद्धांजलि रखता हूँ। अरे जो जूम मीट में जुड़े हैं सभी का हम और एक बार आंतरिक अभिनंदन शुभेच्छा रखते हुए हमारा बात यहाँ हम विराम देना चाहता हूँ। और नमो बुद्धाय, जय भीम, सभी का आंतरिक अभिनंदन। तो ये थे हमारे साथी जोगिंदर सरकार जी जो वेस्ट बंगाल से है। उन्होंने बहुत ही इमोशनल अपना वक्तव्य रखा है और उन्होंने बताया है कि कैसे ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने 1848 में एजुकेशन का मतलब एक स्कूल खोला था जिसमें वो शिक्षा महिलाओं को दी जाती थी, और कैसे उन्होंने उनके पिताजी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपना जो वक्तव्य रखा है। तो मैं उनका एक बार पुनः उनको धन्यवाद देता हूँ। तो मैं एक बार उनको जय भीम नमो बुद्धाय फिर बोलता हूँ। तो अब आगे जो हमारे साथी जो अब बोलेंगे जो, तो वो है हमारे, क्योंकि उदयबान कुशवाहा जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हमारे दशरथ मौर्य जी बाराबंकी से उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो ज्योतिराव फुले के बारे में कुछ अपना वक्तव्य रखें। दशरथ मौर्य जी। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी लोगों को इस मीटिंग से, जूम मीटिंग से जुड़े सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय जय। आज हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की 196वीं जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं, उसे मना रहे हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था और इन्होंने शिक्षा की ज्योति जगाने के लिए सर्वप्रथम कार्य किया और माता सावित्रीबाई फुले को इन्होंने शिक्षा के लिए प्रेरित किया और उन्हें आगे बढ़ाया, शिक्षित किया। प्रथम शिक्षिका के रूप में माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा ग्रहण कर करके लोगों में ज्योति जगाने का, शिक्षा फैलाने का काम किया। शिक्षा के अभाव में हमारी मति बुद्धि, मतलब बहुजनों की मति बुद्धि का जो है हरण हुआ, क्षरण हुआ, नष्ट हुई, और जिससे गति रुकी और गति के अभाव में नीति नष्ट हो गई और नीति के अभाव में जो है वित्त नष्ट हुआ और वित्त के अभाव में शूद्रों का, बहुजनों का पतन हुआ। साथियों, वित्त के बिना जो है बहुत सारे काम नहीं हो पाते हैं। उसके अभाव में लोग, बहुत अच्छे अच्छे विचार रखने वाले लोग भी अपने विचारों के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वित्त का बहुत महत्व होता है। उस महत्व को जो है बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा आवश्यक है। जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है वो सब कुछ हासिल कर लेता है, और जो शिक्षा, जिसमें शिक्षा का अभाव होता है, वो उसको हासिल करने में अक्षम हो जाता है।
तो हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने हमारे बहुजनों को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम शिक्षित करने का कार्यक्रम बनाया और शिक्षित किया। हमारे लोगों को पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था। यह अधिकार समझ ले एक तरह से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की ही देन है, जो हम लोग आज शिक्षित होकर करके, और ऐसे जूम जैसे पता नहीं कहां कहां से लोग, पूरे देश से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये शिक्षा का ही वो है जिससे जो है कोई जम्मू कश्मीर से, कोई पश्चिम बंगाल से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई दक्षिण भारत से, सब लोग जुड़ कर करके और अपने अपने मत प्रकट कर रहे हैं। ये शिक्षा नहीं होती, अगर इतना विकास न हुआ होता तो हम लोग एक दूसरे को न तो देख पाते, न एक दूसरे को अपने मतों से अवगत करा पाते। ये सारी जो है व्यवस्थाएं, सारा देन जो है हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की है। हम उनके जयंती के अवसर पर उनको बहुत बहुत नमन करते हैं और साथियों सभी से अनुरोध भी करते हैं कि सभी लोग इनकी जयंती को प्रत्येक वर्ष और अच्छे से मनाएं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं जयंती पर सभी लोगों को। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम दशरथ मौर्य जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात रखी कि कैसे शिक्षा जो है वो उसके बगैर आदमी ही कहीं किसी की काम का नहीं है। और वित्त की बात की, वित्त मीन जो फाइनेंस की बात की कि जैसे कोई भी अगर कोई किसी तरीके की तरक्की करनी हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा शिक्षा का महत्व होता है। तो इसलिए बाबा साहब ने यही कहा था, वो बंद कर दिए क्या? 1848 में जो शुरुआत कर दी थी। तो हमें ये सभी बातें से जो अनुरोध है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, और खासकर हमारे जो विचारधारा है, बुद्ध की विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा है, उसके साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना बात रखी है। तो मैं आगे हम अब अगले साथी जो हमारे बाबूजी मान्यवर साहब सिंह भैया जी, राष्ट्रीय संयोजक सामाजिक न्याय परिषद, वो भी उत्तर प्रदेश से हैं और बड़े ही सीनियर साथी हैं हमारे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, उनसे एक बार फिर विनती करूंगा कि वो अपना आज की ज्योतिबा फुले के बारे में अपनी बात रखें। मान्यवर साहब सिंह जी। सभी साथियों को बुद्धाय, जय भीम। आज हम लोग ज्योतिबा जन्मोत्सव समारोह मना रहे हैं जूम मीटिंग के। तो जितने भी साथी जुड़े हैं सभी साथियों को जन्म दिवस की बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं करुणा के सागर तथागत गौतम के चरणों में नमन। बहुजन समाज में सभी महापुरुषों गुरुओं के चरणों में नमन। और के कार्यक्रम के माननीय घागड़े जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रभारी हैं महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली के, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं किशोर बौद्ध जी जो राष्ट्रीय आचार्य हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। कर रहे हैं इंजीनियर बनगोत्रा जी, आप राष्ट्रीय में और प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़। आज के कार्यक्रम में वक्ता के रूप में भाई से प्रदेश अध्यक्ष माननीय जोगेंद्र सरकार जी हैं और माननीय चरणजीत सरगोत्रा जी जो जम्मू कश्मीर से हैं, और अभी दशरथ मौर्य जी जो बाराबंकी से हैं। उन्होंने महाराजा ज्योतिबा फुले के जीवन संबंध में अपने विचार रखे हैं। तो उन्होंने
भाई उनके संबंध में, उनके शादी के संबंध में, और उन्होंने कहाँ कैसे विद्यालय शुरू किया, ये सारी बातें पूर्व वक्ताओं ने बताई हैं। तो इसमें मेरे लिए कोई शेष तो बात नहीं बची। हम लोग ये जरूर समझते हैं कि जो समय जवाहरलाल फूले साहब के समय में था, उस समय द्रविड़वादी व्यवस्था कितने रूप में थी, किस तरीके से लोगों को अपमानित करने का काम करती थी, किस तरीके की उस व्यवस्था से संघर्ष करते हुए ज्योतिराव फूले साहब ने विद्यालय की स्थापना की। उनके भाई उसके काम जैसे उन घर से निकाला गया पत्नी को, उन्होंने उस्मान शेख साहब के यहाँ, फातिमा शेख साहब के यहाँ पर वो आश्रय मिला, वहां से उन्होंने शुरुआत की। तो उस समय उन्होंने उन परिस्थितियों में संघर्ष किया। आज हम लोग के सामने उतनी विषम परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन हम लोग जो बाबा साहब के द्वारा, क्योंकि भाई उनके वो गुरु रहे महात्मा ज्योतिराव साहब, तो उन्होंने उनकी जो बहुत सारी बातें थी वो भारतीय संविधान में प्रतिपादित की। और उसके बाद आज के हालात ऐसे बन गए हैं कि वो व्यवस्थाएं जो बाबा साहब ने संविधान में स्थापित की हैं, उनको सबको खत्म करने ये सरकारें लगी हैं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था लगी है। तो मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि ये अच्छी बात है कि हमको अपने महापुरुषों को याद करना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके जो हमको रास्ता दिखाया गया है, हम उस रास्ते पर कमी में यही रही है, इसकी वजह से जो बाबा साहब मिशन कारवां है जो आ रहा है, उसका मुख्य कारण ये है कि हम खूब महापुरुषों के बारे में जानते हैं, उनकी तमाम साहित्यों को पढ़ते हैं, तो अमल नहीं कर रहे। तो अमल नहीं हो रहा है, तो उसी की वजह से ये बहुजन समाज के सामने एक बड़ी समस्या है। और उस समस्या निराकरण के लिए ये बिल्कुल जरूरी है कि जो महापुरुषों ने दिया है तो हमें वो उसका अक्षर से उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, होना चाहिए। तो इससे हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और उस कारवां को आगे बढ़ा सकते हैं। इस देश में जो मनवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसको खत्म करके पर जो पूरा चूंकि तथागत का यहीं से उन्होंने अपने प्रवर्तन का काम शुरू किया। और आज बहुत सारे हम बड़े पैमाने पर है और वो देश बुद्धिस्ट कंट्री के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जहाँ से बुद्ध धम्म पैदा हुआ वहाँ पर वह बहुत दयनीय स्थिति में है। तो हम लोगों का भी सपना ये भारत देश बौद्धमय भारत बने, प्रबुद्ध भारत बने। तो इसके लिए हमको महापुरुषों के बताया हुआ रास्ता है उनका अनुसरण करना चाहिए। महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने जो अपने जीवन में संघर्ष किया, तो स्त्रियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया, विधवा विवाह की उन्होंने उसका समर्थन किया, किसानों की लड़ाई लड़ी, ये सारे काम उन्होंने किए। महात्मा ज्योतिराव फूले
निश्चित रूप से वो समाज के बहुत बड़े समाज सुधारक थे, समाज प्रबोधक थे, और विचारक थे, समाज सेवी थे और लेखक थे, दार्शनिक थे। सारी विधाएं उनके अंदर थी। तो उनकी हमको एक एक बात पर अमल करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। और जो आज की जूम मीटिंग में जो मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं भाई माननीय किशोर बौद्ध जी, तो हम उनको जो राष्ट्रीय आचार्य हैं तो हमको सुनना चाहेंगे, उनसे हमको काफी सीखने को मिलता है। अभी जब आगरा में उनका कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने जो वहां पर कैडर दिया तो उससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो महात्मा ज्योतिराव फूले के द्वारा जो और भी सारी बातें जो हमारी जानकारी में नहीं है, हम नहीं जानते, इंजीनियर किशोर बौद्ध जी हम से बताएंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, संविधान। जय भीम बाबूजी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो आपका एक्सपीरियंस है उस तरीके से आपने अपनी बात रखी है और इस चीज पर स्ट्रेस दिया है कि हमें बाबा साहब के कारवा को कैसे आगे लेकर चलना है और जो उनका दिया हुआ रास्ता है उसको कैसे हमें अपनाना है। तो बहुत ही आपने उस तरीके को एक बड़े अच्छे तरीके से रखने की कोशिश की है। तो ये हम आप जो तजर्बा है वो हम कोशिश करेंगे कि उस तजर्बे को और उस एक्सपीरियंस को हम नोट करेंगे, हमारे साथी भी नोट करेंगे। तो अब मैं आगे जो हमारे जो एक और साथी जो अब नहीं जुड़ पा रहे थे वो अब जुड़ चुके हैं, माननीय उदयमान कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो भी अपनी बात रखें। प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष उदयमान कुशवाहा जी। हेलो, आवाज आई सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सर्वप्रथम महाकारुण्य तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए जय सम्राट शोक महान, जय सम्राट मानव कांशीराम साहब, समस्त महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज 11 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जूम मीटिंग में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की जयंती के 196वीं जयंती में आयोजित कर रहे इस जूम मीटिंग के मुख्य अतिथि माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, राष्ट्रीय प्रशिक्षक RBM, माननीय अध्यक्षता कर रहे शेषराव गांगड़े साहब, राष्ट्रीय प्रभारी एवं संचालन कर रहे माननीय रमेश बनगोत्रा साहब, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी, और समस्त जुड़े हुए जूम में हमारे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सभी उपासक उपासिकाएं। खेत का थोड़ा विषय है कि मैं थोड़ा देर से जुड़ पाया, मैं सभी वक्ताओं की बातों को नहीं सुन पाया, तो अभी मैं कुछ रास्ते पे होने के कारण भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। तो मैं आज अपने राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले की 196वीं जयंती के अवसर पर सभी को बधाई देता हूं। साथ ही आज एशिया द्वीप के पुंज राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले की जीवन पर जो आज चर्चा है, निश्चित तौर से हम सभी को इस बात का ख्याल रखकर भारत देश के इस पुंज द्वीप को जैसा उनका नाम वैसा उनका काम, 19वीं सदी के महान समाज सुधारक या प्रथम समाज सुधारक कहें, जैसा कि उनका जन्म होता है और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन पूर्व में लोगों ने बता चुके होंगे कि इनके जयंती या जीवन के बारे में शायद बता चुके होंगे। 11 अप्रैल 1827 को पुणे के सतारा जिले में इनका जन्म होता है और शिक्षा विहीन समाज में जन्म लेकर शिक्षा ग्रहण की और ग्रहण करने के बाद
उनके जीवन में संकटों का जो दौर था, और खास बात उनके जीवन की जो मुख्य उनके माता पिता के पालन पोषण के कठिनाइयों के दौर में अधूरी शिक्षा होते हुए जब अपने प्रिय मित्र किसी सवर्ण के बारात में जाते हैं और उनको ठेस पहुंचती है, उनका अपमान होता है, उस अपमान भरे उस उम्र में हम आप सोच सकते हैं कि कितने चिंतनशील और कितने विवेकशील व्यक्ति रहे होंगे कि उस उम्र में उन्हें सम्मान और अपमान का ख्याल आया, और उनके ख्याल, और जब ख्याल आया तो उनको अपमान भरा जीवन जब दिखा तो उन्होंने अपने पूरा जीवन उस सम्मान के लिए खो दिया और समाज के लिए खो दिया जिस समाज के पास कुछ भी नहीं था। तो राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले कम शिक्षा में फिर शिक्षा का ग्रहण करने के बाद पत्नी को पढ़ाते हैं और विद्यालय खोलते हैं। महिलाओं की जो स्थिति थी देश में, जिस धर्म के हिसाब से पेशवाओं के शासनकाल में अन्याय अत्याचारों से भरा इस देश का जो आवरण था, उस आवरण को उन्होंने समझा और समझकर उन्होंने जो गति समाज जागरण का काम किया, निश्चित तौर से उनको हम सभी एक दीप के समान मानकर ज्योतिबा फूले की ज्योति जलाने के लिए, पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह चुके होंगे, फिर भी मैं जिस दिन से राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले को जाना 3 जनवरी 1998 को मैं प्रदेश जननायक सुखलाल कुशवाहा जी के जबलपुर में आगमन हुआ और उस जयंती के अवसर पर उनके जीवन के बारे में सुना, और सुनने के बाद महात्मा फूले और सावित्री फूले के जीवन में जब उन्होंने प्रकाश डाला तो मेरे मन में इतनी बड़ी ज्योति की एक क्रांति जगी कि हमने महाराष्ट्र सरकार की छपी हुई एक किसान का कोड़ा और गुलामगिरी नाम की पुस्तक महाराष्ट्र से मंगाई और उसको पढ़ करके 3 जनवरी 1998 को एक सावित्रीबाई फूले महिला बाल विकास संघ नाम का संगठन खड़ा किया और जन जागरण के माध्यम से माता फूले को जो सपने थे जो साकार करने के मध्य प्रदेश में उस समय पर कोई नाम, माता फूले तो नाम लेते थे मगर सावित्रीबाई फूले कोई नाम नहीं लेता था, जयंती नहीं होती थी। वो सावित्रीबाई फूले महिला बाल विकास संघ के नाम से माता फूले के आंदोलन को जबलपुर के जिले में और साथ साथ कुछ अन्य जिलों में भी काम करने का जो हमने बीड़ा उठाया, उससे काफी कुछ प्रगति हुई। महिलाओं के जन जागरण के लिए लगातार 26 और 27 वर्षों तक ये काम हमने जब चलाया तो आज बहुत कुछ वहां पर हुआ है। पर उस 3 जनवरी 98 का जो 97 का जो भाषण था, उस भाषण ने मुझे संस्था और समाज को संगठित करने के नाम जो समक्ष हमारे आईने के रूप में प्रदर्शित हुआ, तो निश्चित तौर से उसको हमने भलीभूत किया। जो मेरी महिलाएं थी इन महापुरुषों से बिल्कुल अवगत नहीं थी और सभाओं में भी नहीं आती थी। उस महिला संगठन के नाम से लगातार हमने जयंती 400, 500, 300, 200, 400 बराबर लगातार बनी रही। और उस जयंती के अवसर पर ये लोगों ने कहा कि मध्य प्रदेश की पहली जयंती है, और शायद भोपाल में 2006 में मुझे सावित्रीबाई फूले महिला उसे महात्मा फूले सम्मानित भी किया, जो ओबीसी का एक संगठन था उस समय का मध्य प्रदेश स्तर का। तो मुझे ये लगा कि हमारे जो महिलाओं को हमने जागरण किया और हमारी महिलाएं जग करके वहां फातमी भी गई, तो इस बात की आवश्यकता मुझे महसूस हुई कि महात्मा फूले का यदि सचमुच में आज हम जयंती मना रहे हैं, उनके किए हुए कार्यों को हम सभी, खास तौर से जब तक महिलाएं देश के अंदर महात्मा फूले और सावित्री फूले का जो आईना है, जो उनका सचित्र है और उनकी जो व्यथा है, उनकी जो व्यक्तित्व कृतित्व है, उसको मंच लगाकर जब तक समाज को अवगत नहीं कराएंगे तो शायद है महात्मा फूले का जीवन और जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो निश्चित तौर से सामने समाज में नहीं आ पाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि हम सभी महिलाओं को खास तौर से संगठन बनाकर, या संगठन में आज की डेट में आरबीएम बहुत सारे विंग बना करके काम कर रही है, तो मैं चाहता हूं कि हमारी आरबीएम महिलाओं को विंग दे करके जब महिलाओं को जन जागरण करने के लिए एक अलग से, जब तक उनको एक नहीं देंगे, मंच नहीं देंगे, तब तक वो जन जागरण नहीं होगा। जिस सावित्रीबाई फूले महिला बाल विकास हमने गठन किया, उस संगठन को महिलाओं को मैंने सौंप दिया है। भोपाल और सतना और रीवा में और जबलपुर 2-3 जगह चल रहे हैं। फिर भी उस गति से नहीं जिस गति से हमने सोचा था, क्योंकि महात्मा फूले का आंदोलन जब तक महिलाओं के बीच में नहीं जाएगा
सावित्री फुले का आंदोलन जब तक महिलाओं के बीच नहीं जाएगा, हमारा समाज जगने वाला नहीं है। और जहां तक बात रही, महात्मा फुले ने अपने जीवन में कोई पुत्र पैदा नहीं किया, सारा जीवन समाज को संगठित करने में लगा दिया। विधवाओं को के लिए उन्होंने आश्रम खोले, उनके जो अवैध बच्चे पैदा होते उनके लिए आश्रय खोला, और बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन कर और कई प्रकार की कुरीतियों को उन्होंने सामने लाया। और उस दौर में उन्हें ससम्मान महात्मा की उपाधि भी मिली कि ऐसे समाज सुधारक की आवश्यकता इस देश में बहुत पूर्व थी, पर जब आई बड़े गति से आई। जो सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई 24 सितंबर 1873 को, और उस सत्यशोधक समाज के बैनर तले जो हमारे चहेतों ने उनके मिशन को उनके जीवन रहते और उनके जाने के बाद भी सावित्रीबाई फुले जैसे महान नेत्रियों ने उनके जाने के बाद नेतृत्व किया। और इस बात का मुझे गर्व है कि एक महापुरुष जो अपने जीवन काल में इतने कम समय में उस घोर पेशवाओं के राजकाल में जो दिशा दिया, उस दिशा को इतनी जल्दी से जल्द उन्होंने जो प्रवेश करवाया सभी क्षेत्रों में, कि व्यवस्था को परिवर्तन करना, ब्राह्मणवादियों से मुक्त कराना, ये बहुत बड़ी हम सबके लिए प्रेरणा रही। आज तथागत बुद्ध का आदर्श है, उस आदर्श को स्वीकार करते हुए सत्यशोधक समाज के हम सभी ऋणी हैं। तो ऋणी इसलिए है कि बौद्ध धर्म को तो बहुत सारे लोग जो हमारे हिंदू धर्म के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो वो बौद्ध धर्म को डायरेक्ट स्वीकार नहीं करते, पर सत्यशोधक समाज नाम जैसे संस्था को और ब्राह्मणवादियों की जो संस्कार हैं उसको धीरे धीरे सत्यशोधक समाज के नाम पे छोड़ रहे हैं। और उसी के विपरीत में, सत्यशोधक समाज के विपरीत में, दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज की स्थापना की, उस के विपरीत भी होने के बाद भी सत्यशोधक समाज की ओर ज्यादा लोग मुड़े। दिशा से जो दिशा में लोग बह रहे थे, उस दिशा विहीन जो आंदोलन था उसमें लोग ज्यादा जुड़ते गए। ये हमें सबको गर्व की बात है। तो साथियों, आवश्यकता इस बात की है, महात्मा फुले की जयंती मनाने के जो मुख्य उद्देश्य आज का प्रासंगिकता होनी चाहिए कि हम समाज के लोग जुड़े हुए जितने भी युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, उनके आंदोलन को हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले कैसे ले जाएं, इस बात पर चिंतन होना चाहिए। उनके उद्देश्यों के लिए गुलामगिरी, किसान का कोड़ा और जो अन्य जो पुस्तकें उनके माध्यम से छपी हैं वो समाज के हर घर में जाए, और खास तौर से महिलाएं इस संगठन को आगे लेकर जाएंगी। क्योंकि अंधविश्वास घरों में होता है अंदर, और अंदर से बाहर जब निकलता है तभी जाकर बाहर हो पाता है। जब क्योंकि महिलाओं के माध्यम से तो नहीं निकल पाता, तो शायद अंधविश्वास इस देश में जो आज झगड़ा हुआ है तो कारण सिर्फ है महिलाएं हैं। तो मैं इस बात को विशेष ध्यान दिलाते हुए अपने बहनों से, अपने भाइयों से, उन सभी माताओं से कहना चाहूंगा कि हम सभी महात्मा फुले के आंदोलन को जितना ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के साथ लेकर चलेंगे, तब तक हमारी उद्धार की ओर जो हमारी जो प्रगति है, इस मानवतावादी सत्यशोधक समाज की क्रांति है, वो जब अधूरी रह जाएगी। मैं बस इतना ही अपील करूंगा, हर महिला यह निश्चित कर ले कि हमें सावित्रीबाई फुले बनना है और ज्योतिबा फुले जैसे पति को लेकर के हमें संगठित होकर साथ में चलना है। क्योंकि मैं अपने जीवन में महात्मा फुले को पढ़ा, बुद्ध को पहले जाना, महात्मा फुले को बाद में जाना। जब जाना तो मैंने इस संगठन को चला करके अभी जो लगातार हमने काम करके 15 से 20-25 सालों में जो किया, तो मुझे महसूस होता है कि हम सभी महात्मा फुले के आंदोलन को महिलाओं के माध्यम से चलाएं और पीछे से हम लोग उसको मदद करें। और ज्यादा मैं इसमें ज्यादा यदि समय हो महोदय जी, संचालक जी के पास और कुछ बोल सकता हूँ, नहीं तो फिर मैं जैसा कहूँ। थैंक यू। तो इस बात को मैं यहीं पे विराम देते हुए अपने संचालक महोदय जी को और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी जुड़े हुए वेबिनार में साथियों को धन्यवाद देता हूँ, जयंती की शुभकामना देता हूँ। और बस इसी आशा विश्वास सभी को नव बुद्धा, जय हिंद, जय संविधान। साधु 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 साधु। तो ये थे हमारे उदयवान कुशवाहा प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश, जिन्होंने बहुत ही अच्छे और विस्तार से बात रखी है और ज्यादा से जोर उन्होंने कहा कि जब तक हमारी महिलाएं अपने पतियों के साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगी, तो ये हमारा जो बोलना या हमारा जो करना सब जो इसका कोई मायने नहीं रखता है। तो सबसे पहले हमें अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जय भीम, जय बुद्ध।
तो अब जो हमारे बीच में आ रहे हैं वो किसी परिचय के मुताज नहीं है और वो खुद ही एक अपना परिचय है। तो वो हमारे मुख्य अतिथि हैं इंजीनियर किशोर बोध जी, जो हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी हैं और राष्ट्रबोध महासभा के। तो हम चाहते हैं कि वो अब मैं ज्यादा विलंब नहीं करूंगा, वो अपनी बात करते हैं। माननीय आचार्य तथागत आवाज नहीं आ रही सर, आवाज सर थोड़ा देखना आवाज। हेलो हाँ जी सर, आवाज आपकी थोड़ी कम आ रही है। हेलो हाँ जी सर, अब आ रही है। आ रही है? हाँ जी आ रही है। सभी को जय हिंद। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, इनको मैं सर्वप्रथम 3 बार वंदन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मैं पुनः वंदन करता हूँ। और आज जिनकी जयंती के अवसर पर हम ये मीटिंग कर रहे हैं, सामाजिक क्रांति के पितामह ज्योतिबा फुले, इनको भी मैं वंदन करता हूँ। और जयंती के अवसर पर जो भी इस मीटिंग के माध्यम से जुड़े हैं, सभी देशवासियों को भी मैं हार्दिक अपनी ओर से प्रेषित करता हूँ। आज की जो ये जूम मीटिंग है, इस मीटिंग में मुझसे पहले काफी विचार सामने आए हैं, जिनमें दशरथ मौर्य जी ने भी अपनी बात रखी, साहब सिंह जी ने भी अपनी बात रखी, चरणजीत चट्टोपाध्याय साहब ने अपनी बात रखी, योगेंद्र नाथ सरकार जी ने अपनी बात रखी, और अभी अभी हमारे मध्य प्रदेश जबलपुर से उदयभान कुशवाहा जी ने भी अपने विचार रखे हैं। मुझे इस मीटिंग में मुख्य अतिथि बनाया गया है और ज्योतिबा फुले जी के संदर्भ में कुछ बातें रखने के लिए महत्व मिला है। तो आज जो सामाजिक क्रांति के पितामह ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, उस पर दूसरे पहलू से भी विचार करने की आवश्यकता है। उनका जो जीवन दर्शन है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनके जो कार्य हैं, उसके साथ ही साथ हम लोगों की अपनी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, समाज की क्या जिम्मेदारियां बनती है, इन पहलुओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक महान ग्रंथ लिखा है, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। हमारा देश क्रांति और प्रतिक्रांतियों का साक्षी रहा है। ये देश ब्राह्मणवादी देश रहा है या मनुवादी देश रहा है, ऐसा देश जहां पर एक बहुसंख्यक आबादी को गुलाम बनाकर रखा गया, उनका शोषण किया गया, जो आधी आबादी महिलाओं की मानी जाती है, उनको भी गुलाम बनाकर रखा गया। तो ऐसी परिस्थितियों के खिलाफ या सामाजिक जो स्थितियां हैं उनके खिलाफ क्रांतियां हुई। उन क्रांतियों को दबाने के लिए फिर प्रतिक्रांतियां हुई। तो इस तरह से हमारा देश जो है वो क्रांति और प्रतिक्रांतियों का साक्षी रहा है। आज भी हम इसी तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। बुद्ध ने, तथागत सम्यक संबुद्ध ने
ब्राह्मणवाद के खिलाफ या जो भी असमानता है, शोषण है, गरीबी है, उसके खिलाफ 2500 साल पहले क्रांति को अंजाम दिया था, क्रांति की शुरुआत की थी। बाद में सम्राट अशोक का कार्यकाल आता है, अशोक महान का कार्यकाल आता है, जिन्हें कल्याणकारी राजा कहा गया, जिन्होंने बहुसंख्यक समाज का कल्याण किया, उनका दौर आया। संत कबीर जी का दौर आया, संत शिरोमणि रविदास जी का दौर आया, नारायण गुरु जी का दौर आया। ये सारे लोगों ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ या जो भी शोषण है, जो भी असमानता है या जातिवाद है, ये ऐसी जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनके खिलाफ क्रांतियां इस देश में क्रांतियां की। क्रांति के वाहक ज्योतिबा फुले रहे हैं। इस बात में है ना, ये जो क्रांति और प्रतिक्रांति देखते हैं, या जिसे हम ये कह सकते हैं कि पुरानी संस्कृति और नई संस्कृति, या ब्राह्मणवादी संस्कृति और मानवतावादी संस्कृति, तो ये ब्राह्मणवादी संस्कृति जो है उसके खिलाफ, चाहे हम तथागत लेते हैं या सम्राट अशोक को लेते हैं या ज्योतिबा फुले को मानते हैं, तो जो भी हमारे संत गुरु हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने उस प्राचीन संस्कृति को, जिसे वो सनातन संस्कृति भी कहते हैं या आज की भाषा में हम ब्राह्मणवादी संस्कृति कह सकते हैं, उस संस्कृति के खिलाफ नई संस्कृति की आधारशिला रखी है। और ये निरंतर क्रम चलता जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी आज सबके ऊपर आती है कि हम अपनी उस क्रांति को, ज्योतिबा फुले के बाद में जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में मान्यवर साहब कांसीराम जी ने आगे बढ़ाया, उस क्रांति के लिए हमारा अपना क्या योगदान है, हमें उसे किस रूप में लेना चाहिए, जो लोग अग्रणी भूमिका में हैं उनके क्या दायित्व बनते हैं, ये सारी चीजों को सोचने समझने की आज आवश्यकता है। जैसा कि अब जिक्र आया है कि ज्योतिबा फुले जी, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ, इसीलिए आज 11 अप्रैल को हम उनकी जयंती का आयोजन कर रहे हैं। पूरे देश भर में भी आयोजन चल रहे हैं और ज्योतिबा फुले का जो जीवन दर्शन है, उनका जो कृतित्व है, उन्होंने जो कार्य किए हैं, उस पर देश भर में आज तरह तरह से अपने अपने तरीके से समाज के बीच में लोग अपने विचार रखेंगे। जैसे आज मीटिंग में भी सामने जो विचार आए हैं और अपने अपने तरीके से हमारे अपने जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो ज्योतिबा फुले जी ने भी जो पुरानी संस्कृति है, जो ब्राह्मणवादी संस्कृति है, उस संस्कृति के खिलाफ जो आधारशिला रखी, जो नई संस्कृति की आधारशिला रखी, उसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वो महत्वपूर्ण बात थी शिक्षा की। प्राचीन संस्कृति के हिसाब से, ब्राह्मणवादी संस्कृति के हिसाब से या मनुवादी संस्कृति के हिसाब से या सनातन संस्कृति के हिसाब से, इस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिन्हें शूद्र भी माना गया उस चातुर्वर्ण की व्यवस्था के आधार पर, या जिसे आज हम बहुजन समाज कहते हैं, तो उस बहुजन समाज को और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। क्यों वंचित रखा गया था? इसीलिए वंचित रखा गया था ताकि वो षड्यंत्र को समझ न पाए कि हमें इस तरह से शोषण का शिकार बना के रखा गया। या जो सामाजिक व्यवस्था, हम ही गरीब क्यों हैं, हमारे ही लोगों का शोषण क्यों होता है, हमारे ही लोगों पर अन्याय अत्याचार क्यों होते हैं, हमारे ही लोगों को न्याय क्यों नहीं मिलता है, हमारी ही महिलाओं के साथ में जुल्म ज्यादतियां क्यों होती हैं, ये बात हम समझ न पाए। इसके लिए प्राचीन संस्कृति के आधार पर इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जो बहुजन समाज है, या जिसे पुरानी भाषा के हिसाब से, प्राचीन संस्कृति के हिसाब से शूद्र कहा जाता है, तो उन्हें अशिक्षित रखा गया, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया।
उन पर शिक्षा की पाबंदी रखी गई ताकि वो जान ही न पाए कि हमारी इस दुर्दशा का वास्तव में कारण क्या है। वे शातिर कौन लोग हैं, वे कौन शातिर लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाकर हमको गरीबी के अंधकार में ढकेला गया है या शोषण के जाल में गया है या हमारी इस तरह से जुल्म जाति का हमको शिकार होना पड़ता है। इस बात की उनको जानकारी ही न हो पाए, इसके लिए ये एक तरह से ब्राह्मणवादी संस्कृति का बहुत बड़ा षड्यंत्र था ताकि ये समाज अशिक्षित रहेगा, अज्ञानी रहेगा, इसे किसी प्रकार का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो ये जान ही नहीं पाएगा कि हमारा शोषण किस वजह से हो रहा है, हम पर जुल्म ज्यादती किस वजह से हो रही है, ये वो जान ही नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, ये जो बहुसंख्यक समाज है या जो समाज की महिलाएं हैं जिन्हें अज्ञानी तो रखा ही गया है, लेकिन उनको और भटकाने के लिए, उन्हें और दिशा के लिए, उन्हें और समझ ना पाए इसीलिए उन्हें दूसरे रास्ते पर ले जाने के लिए उन्हें अंधविश्वास के षड्यंत्र में, अंधविश्वास के जाल में फंसा गया। अंधविश्वास पाखंड है, भाग्य भगवान है, ये ऐसी चीजें जो है समझाया गया ताकि वे आत्म के जाल में फंसे रहें, पूजा पाठ के जाल में फंसे रहें, भाग्य और भगवान के जाल में फंसे रहें। तो यही सिखाया गया कि हम गरीब हैं, इसीलिए गरीब हैं क्योंकि हमारी किस्मत ही ऐसी है, हमारे भाग्य में ही ऐसा बंधा है, ऊपर वाले ने ही हमारी किस्मत ऐसी लिखी हुई है। ये ऐसे पाखंड में, ऐसे अंधविश्वास के जाल में फंसाया गया ताकि वो जान ही ना पाए। तो ये इस तरह की जो प्राचीन संस्कृति थी जिसे हम ब्राह्मणवादी संस्कृति कह सकते हैं, तो ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले इसी पर प्रहार किया और इसीलिए ज्योतिबा फुले ने नई संस्कृति का जो आगाज किया, नई संस्कृति की जो आधारशिला रखी कि सबसे पहले इस समाज को इतना शिक्षित किया जाए ताकि जो है ये समाज अपने षड्यंत्र को या जो पाखंड है उसको समझ सके, जो अंधविश्वास है उसको समझ सके, जो भी शोषण है उसको समझ सके, हम गरीब क्यों हैं इसको समझ सके। तो उसके लिए जो प्राचीन संस्कृति जो बनी हुई है उस संस्कृति के खिलाफ नई संस्कृति की आधारशिला ज्योतिबा फुले ने रखी कि इस समाज को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। ऐसे दौर में जहां पर इस तरह का कार्य करना इतना आसान कार्य नहीं था, ज्योतिबा फुले ने जब इस तरह की तो जैसा कि हम सब जानते हैं उनके पिता गोविंदराव फुले ने उन्हें घर से निकाल दिया था और घर से निकालने के बाद में जैसे अभी चर्चाओं में आया भी कि उनके मित्र उस्मान सिंह ने और उनकी बहन जो है फातिमा उन्हें आश्रय दिया और बाद में ज्योतिबा फुले ने उस शहर में इस तरह की शुरुआत की जो शहर जिसे हम पूना शहर कहते हैं या पेशवाई शहर कहते हैं, तो उस पेशवाई शहर में जो पूरे देश का ब्राह्मणवाद का एक तरह से नेतृत्व कर रहा था, ऐसे शहर से उन्होंने शिक्षा की ज्योति जलाई, शिक्षा की क्रांति उन्होंने प्रारंभ की और ऐसी जगह से उन्होंने पाठशाला प्रारंभ की जो हम जानते हैं कि 1848 में ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए सबसे पहली पाठशाला प्रारंभ की और उस पाठशाला में पढ़ाने का दायित्व भी जो सौंपा उन्होंने वो अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को सौंपा, जिन्हें हम क्रांति ज्योति कहते हैं। ज्योतिबा फुले का इस साहस के साथ में साथ दिया। ये एक साधारण बात नहीं थी, प्राचीन संस्कृति के हिसाब से या जो सनातन संस्कृति है उसके हिसाब से महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ने का अधिकार नहीं होने के बावजूद ज्योतिबा फुले ने पढ़ने के साथ ही साथ पढ़ाने का अधिकार भी, ये इतनी बड़ी चुनौती उन्होंने उस प्राचीन संस्कृति के सामने रखी या जिसे हम प्रतिक्रांति कहते हैं,
उसके सामने रखी। इस वजह से ही जो अभी चर्चाओं में आ रहा था, ज्योतिबा फुले की हत्या करने की भी कोशिश की गई, हतोत्साहित करने की कोशिश की गई, और सावित्रीबाई फुले को भी हतोत्साहित करने की कोशिश की गई। उन पर भी गोबर मारा गया, उन पर भी कीचड़ मारा गया, लेकिन ज्योतिबा फुले थे वो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग थे। वो अपने लक्ष्य के प्रति जो थे वो इतना उनको विश्वास था कि चाहे जो भी मुसीबतें आएंगी, लेकिन मुझे उस प्राचीन संस्कृति के खिलाफ लड़ाई लड़ना ही है और नई संस्कृति जो है उसको स्थापित करना ही है। तो ये जो ज्योतिबा फुले ने कार्य किया, ये साधारण बात नहीं है। आज तो हम जिस उम्र में हैं उस उम्र बात के सामने डरते रहते हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले ने उस दौर में जय भीम, नवोदय बरेली। उस दौर में जब भारतीय संविधान नहीं था, ब्राह्मणवादी ही संविधान चल रहा था, ऐसे समय पूना शहर में ज्योतिबा फुले ने अपनी उम्र के 21वें वर्ष में पाठशाला की शुरुआत किया। ये बहुत बड़ी बात थी। और जो उनका जो बड़ा मशहूर जो कोटेशन भी सामने आता है कि विद्या बिना मति गई, विदाउट नॉलेज, यानी नॉलेज के बगैर माइंड इज गॉन, गति चली गई। मति के बिना गति चली गई, मोबिलिटी चली गई, गति के बिना मोरलिटी चली गई, नैतिकता चली गई, नैतिकता के बिना संपत्ति चली गई, वेल्थ चला गया। और संपत्ति के चले जाने से शूद्र जो है वो हताश हो गए या पिछड़ गए। और ये सारी चीजें जो हैं ये अविद्या के कारण हुआ, अशिक्षा के कारण हुआ। ये इतनी बड़ी बात जो है ज्योतिबा फुले ने दुनिया के सामने या हमारे सामने रखी कि हमारा जो उद्धार होगा, जो हम शोषण के शिकार होते हैं या जो भी हम पर अन्याय अत्याचार होते हैं, उसकी वजह अज्ञानता है। इस अज्ञानता को दूर करना बहुत जरूरी है। बाद के दिनों में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही हमको संदेश दिया कि हम कितने ज्यादा शिक्षित हो सकते हैं। जितने ज्यादा शिक्षित होंगे, जितने ज्यादा अनशिक्षित होंगे, उतना ज्यादा को, अंधविश्वास को, शोषण को, अत्याचार को या ब्राह्मणवाद को समझ सकते। इसी तरह की प्राचीन संस्कृति की एक और बुराई थी, जिसे हम कहते हैं कि विधवा जो होती थी वो विधवा विवाह नहीं कर सकती, उन्हें पुनर्विवाह करने का जो है अधिकार नहीं था। लेकिन ज्योतिबा फुले ने इस प्राचीन संस्कृति से उस दौर में लड़ने की हिम्मत दिखाई, जिस दौर में इस तरह का संविधान नहीं था, जहां आपको हर प्रकार की आजादी है, इस तरह की आजादी नहीं थी। ऐसे दौर में ज्योतिबा फुले ने उस जमाने में विधवाओं के पुनर्विवाह का आंदोलन चलाया और इन विधवाओं के पास में संरक्षण भी दिया। यहाँ तक कि कुछ जो नाजायज बच्चे हो जाते हैं उनके लिए अनाथालय तक खोला। उन्हीं में से एक ब्राह्मण विधवा जो थी, उसका जो बेटा हुआ था उसे गोद लिया, जिसका नाम बाद में उन्होंने यशवंत राव रखा, जो बाद में यशवंत राव फुले कहलाए। तो इस तरह से ज्योतिबा फुले का जो दर्शन है, ज्योतिबा फुले की जो लड़ाई है, ज्योतिबा फुले की जो क्रांति है, वो वास्तव में जो पुरानी संस्कृति थी या जिसे हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, कि ब्राह्मणवाद में जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, उसके खिलाफ ज्योतिबा फुले का ये आंदोलन था। और इसीलिए उस गुलामी से मुक्ति के लिए जिस तरह से भी प्रयास किए जा सकते हैं, ज्योतिबा फुले ने वो सारे प्रयास अकेले होकर, या पत्नी का भले ही साथ मिला, लेकिन अकेले होकर भी जितना संभव हो सकता था उतना ज्योतिबा फुले ने प्रयास किया। और केवल आंदोलन चलाने से ही नहीं, बल्कि हम रहें या रहें, हमारी किताबें भी बाद के लोगों का मार्गदर्शन करती रहेगी। इस आधार पर उन्होंने जो बड़ा उनका मशहूर जो ग्रंथ है गुलामगिरी, ये गुलामगिरी भी उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत किया। और इस गुलामगिरी का जो उद्देश्य, जो उन्हें प्रेरणा मिली, वो वास्तव में अमेरिका में जो काले जो लोग थे, निग्रो लोग थे, वो अपनी मुक्ति का आंदोलन चला रहे थे, तो उनको समर्पित करते हुए कि वो अपनी गुलामी से मुक्ति चाहते हैं,
तो हमारे देश में भी हम बहुसंख्यक भी गुलामी से मुक्ति चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी इस गुलामी से मुक्ति के लिए उन्होंने गुलामगिरी जो है, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ यानी ब्राह्मणवादियों का हमारे ये उन्होंने गुलामगिरी लिखी। और ये गुलामगिरी जो है उन काले लोगों को, जिन्होंने बुरे लोगों से मुक्ति का आंदोलन चलाया, उनको समर्पित किया। तो ये इस ज्योतिबा फुले का जो दर्शन देखते हैं, ज्योतिबा फुले की क्रांति हम देखते हैं, वास्तव में बहुजन समाज की गुलामी से मुक्ति का आंदोलन है, ब्राह्मणवादी संस्कृति से मुक्ति का आंदोलन है, या जो अंधविश्वास है, पाखंड है, जो भी हमको जाल में फंसाया गया है, उससे मुक्ति का आंदोलन है। तो ये ज्योतिबा और ज्योतिबा फुले ने इस तरह के कार्य किए, एक असाधारण कार्य हम कह सकते हैं कि जिनके पास में कोई ताकत नहीं, और ब्राह्मणवादी देश में, पेशवाई शहर में उन्होंने इस तरह की शुरुआत की। तो ये ज्योतिबा फुले का इस तरह का कार्य है। इतना ही नहीं, ज्योतिबा फुले ने 1873 में जो थॉमस पेन की किताब थी ह्यूमन राइट्स, उसको पढ़कर उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य भी क्या था? तो सत्यशोधक समाज के माध्यम से वो बहुत सी बातों को समाज के बीच में प्रचारित करना चाहते थे। क्या प्रचारित करना चाहते थे? कि सरकार जो है, अंग्रेज सरकार जो है, वो शिक्षा के सभी के लिए प्रावधान करे, शिक्षा सभी को मिलना चाहिए। ये इस तरह की बंदिश नहीं रहना चाहिए कि एक वर्ग शिक्षित हो और इतना बड़ा बहुसंख्यक वर्ग अशिक्षित रहे। तो ये इतनी बड़ी मुहिम सत्यशोधक समाज के माध्यम से वो चला रहे थे। इतना ही नहीं, वो जन जागृति अभियान चला रहे थे सत्यशोधक समाज के माध्यम से कि कोई भक्त भी है ईश्वर का, तो ईश्वर का भक्त होना एक अपनी जगह है, लेकिन ईश्वर के भक्त होने के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी नहीं होना चाहिए, या किसी एजेंट की दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह का एक बहुत बड़ा प्रहार पुरोहित वर्ग पे उन्होंने किया था कि हमारे किसी भी प्रकार के कार्यक्रम हो, चाहे घर में शादी हो या जन्मदिन हो या चीजें हो, हम जो आयोजन करते हैं, तो किसी भी प्रकार के आयोजन में पुरोहित वर्ग की दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हजारों वर्षों से बच्चा पैदा होता है तो पुरोहित को हम बुलाते हैं, बच्चे का नामकरण होता है तो हम पुरोहित को बुलाते हैं, बच्चे का मुंडन होता है तो हम पुरोहित को बुलाते हैं, गृह प्रवेश होता है तो हम पुरोहित को बुलाते हैं, शादी होती है तो पुरोहित को बुलाते हैं, मृत्यु संस्कार होते हैं तो हम पुरोहित को बुलाते हैं। तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज के माध्यम से जन जागृति अभियान चलाया कि हमें इस वर्ग की दखलंदाजी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये सत्यशोधक समाज का इतना बड़ा आंदोलन है। इसी तरह से जो हमारे हल चलाने वाले लोग, खेती किसानी करने वाले लोग थे, जमींदारों के यहाँ काम करते थे, जो साहूकारों के यहाँ काम करते थे, लेकिन जो जमींदार हैं, जो साहूकार हैं, वो हमारे किसानों का शोषण करते थे। वो उनको जिस तरह से मेहनताना मिलना चाहिए, इस तरह का मेहनताना देते नहीं थे। तो वो इस तरह से गरीब के दंगल में फंसे हुए थे, तो साहूकारों और जमींदारों के शोषण का शिकार थे। तो ज्योतिबा फुले ने इस तरह का जन जागृति अभियान चलाया ताकि ये जो किसान हैं, जो गरीबी के दंश से झुलस रहे हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, तो उन्हें ऐसे लोगों से मुक्ति मिलना ही चाहिए। तो ये इस तरह का सत्यशोधक समाज के माध्यम से ज्योतिबा फुले ने उस जमाने में, जिस जमाने में इस तरह का कार्य करना बड़ा कठिन था, ऐसे समय भी ज्योतिबा फुले ने इतने साहस से ये कार्य किया। कि उनके कार्य में रुकावट इसलिए नहीं आई कि उनके कार्य में पवित्रता थी, उनके व्यक्तित्व में नैतिकता थी, और इसीलिए कहीं पर भी वो ब्राह्मण के जाल में फंस नहीं पाए। हम जो आज काम करते हैं, तो हमें ये सब बातों को सोच कर चलना चाहिए कि सावधानियां किस तरह की बरतनी पड़ती है। जब भी हम हैं तो उसमें सावधानियां इसी तरह का उनके जीवन में एक चित्र आता है
जब महारानी विक्टोरिया का बेटा जब पूना शहर में आया तो पूना शहर में एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया गया। ऐसी मान्यता है कि एक हरिराव विद्यालंकार जी थे जो बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने उस भोज का आयोजन किया। ऐसे भोज में ज्योतिबा फुले को जाने का मौका मिला, लेकिन ज्योतिबा फुले ने जो भेष बनाकर गए, ज्योतिबा फुले जिस तरह से अपना भेष बनाकर गए, तो ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिबा फुले ने केवल लंगोटी लगाकर उस भोज में वो शामिल हुए ताकि महारानी विक्टोरिया के बेटे का उन पर ध्यान आकर्षित हो, और आकर्षित होने के बाद वो अपनी बात को उस ब्रिटिश सरकार के सामने रख सके कि वास्तव में आप हमारे देश पर राज तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राज करने के साथ साथ आपको इस देश के गरीबों के प्रति भी कुछ विचार करना चाहिए। तो इसीलिए ज्योतिबा फुले ने इस तरह की भिखारी की तरह, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति की तरह लंगोटी लगाकर वो उस भोज में गए, और वहां पर जाकर उन्होंने महारानी विक्टोरिया के बेटे को इस देश के गरीबों का हाल सुनाया या गरीबों की परिस्थितियों का उन्होंने जिक्र किया, ताकि जो ब्रिटिश सरकार है वो केवल जो बड़े लोग हैं या जो इस देश के ब्राह्मणवादी लोग हैं या इस देश के जो उच्च जाति के लोग हैं, उनके ही बीच में रहकर वो वास्तविक परिस्थितियों को शायद नहीं जान पाएंगे। इसीलिए वो इस देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं जो गरीबी का जीवन जीते हैं, उनकी दशा बताने के लिए वो स्वयं वैसी वेशभूषा पहनकर उस भोज में शामिल हुए थे। तो ये जो बातें हैं ज्योतिबा फुले के जीवन की, ये बहुत ही प्रेरणादायक है, जिनसे हमारे लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए है। लेकिन हम इस तरह की प्रेरणा लेते हैं, ये अलग बात है कि हम उनके जीवन की मुख्य घटनाओं का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन जब कोई जिम्मेदारी हम पर आती है, जब हम इस तरह का कार्य करने के लिए निकलते हैं, तो उनका जो व्यक्तित्व रहा है या जो उनका कृतित्व रहा है या उन्होंने किस तरह से काम किया है, उस तरह के कार्य करने की हम प्रेरणा नहीं लेते। घटनाओं का जिक्र करना अलग चीज है, लेकिन व्यक्तित्व का या उनके जीवन दर्शन का अनुसरण करना अलग चीज है। इसी तरह की जो एक और जिक्र उनका आता है कि एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे ग्रैंड डफ, इन्होंने मराठे कालीन इतिहास लिखा था। तो उस इतिहास को पढ़कर ज्योतिबा फुले ने शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर शिवाजी महाराज का जो कार्य है उसके बारे में जानकर, फिर ऐसा कहा जाता है कि वो रायगढ़ जिले में जाकर 3-4 झाड़ियों में, जहां पर उनकी समाधि जो थी वो गर्त में चली गई थी, इतिहास के पन्नों में दब गई थी, तो वहां जाकर उन्होंने शिवाजी महाराज की जो समाधि है उसकी खोज किया, उसे खोज निकाला, उसकी साफ सफाई किया, और यहाँ तक कहा जाता है कि बाद में उन्होंने उसकी साफ सफाई करने के बाद में जो जैसे कहते हैं कि पुष्पांजलि अर्पित करके उन्होंने अपनी मान वंदना या उन्हें अपना श्रद्धासुमन अर्पित किया। आज भले शिवाजी महाराज को जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो अपना आदर्श मानकर जय भवानी जय शिवाजी कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिबा फुले का वो कभी जिक्र नहीं लाते हैं। शिवाजी महाराज की रायगढ़ में समाधि खोजने वाले ज्योतिबा फुले रहे। तो इस तरह के महान कार्य ज्योतिबा फुले के रहे हैं, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध को पहला गुरु माना, कबीर जी को गुरु माना, और यहाँ तक कि ज्योतिबा फुले के कार्य को देखकर, ज्योतिबा फुले के साहस को देखकर, जो ज्योतिबा फुले के व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रभावित होकर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान ने, जिन्हें हम आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं, उन्होंने ज्योतिबा फुले को बुद्ध के समकक्ष खड़ा किया, संत कबीर जी के समकक्ष खड़ा किया, और उन्हें अपने गुरु का दर्जा दिया। जो जीवनी लिखी जाती है तो धनंजय कीर जो हैं, धनंजय कीर बहुत बड़े जीवनी लेखक माने गए हैं। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की भी जीवनी लिखी है, लाइफ एंड मिशन करके बाबा साहब की जीवनी लिखी है, तो ज्योतिबा फुले की भी जीवनी लिखी। और जब ज्योतिबा फुले के शीर्षक के लिए वो थोड़ा सा फंसे,
तब कहते हैं कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से सलाह ली कि ज्योतिबा फुले को क्या लिखना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने धनंजय कीर को ये बताया कि ज्योतिबा फुले को भारतीय समाज क्रांति का पितामह कहना चाहिए, फादर ऑफ इंडियाज सोशल रिवॉल्यूशन। भारतीय समाज क्रांति के पितामह, इतनी बड़ी उपाधि बाबा साहब अम्बेडकर ने फुले के लिए दी है। भले अंग्रेजों के जमाने में उन्हें महात्मा की उपाधि, लेकिन भारतीय समाज क्रांति का पिता, ये इतनी महान क्रांति के वो जनक रहे। जैसे सम्राट अशोक महान की क्रांति थी, जैसे संत कबीर की क्रांति थी, संत रविदास जी की क्रांति थी, इसी तरह से ज्योतिबा फुले की महान क्रांति रही है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें गुरु का दर्जा दिया। लेकिन हम क्या देखते हैं साथियों, बुद्ध की इतनी महान क्रांति हुई, बाद के दिनों में वो भी इतिहास के पन्नों में वो भी विलुप्त हो गई। सम्राट अशोक महान, जिन्होंने इस देश में क्या परिवर्तन नहीं लाया, लेकिन सम्राट अशोक का मौर्य वंश का साम्राज्य भी खत्म हो गया। संत कबीर इतने महान क्रांतिकारी हुए, लेकिन बाद के दिनों में संत कबीर का भी जो क्रांति है दबा दी गई। संत रविदास जी की क्रांति हम देखते हैं महान क्रांति रही है, लेकिन वो भी इस देश में विलुप्त सी हो गई या दबा दी गई। ज्योतिबा फुले की क्रांति को हम देखते हैं, ज्योतिबा फुले की भी क्रांति जो है वो दबा दी गई। बाद के दिनों में हम बाबा साहब अम्बेडकर इतने महान क्रांति भी जो थी वो दबा सी गई। लेकिन बाबा साहब की क्रांति को, अशोक महान की क्रांति को, संत कबीर की क्रांति को, संत रविदास जी की क्रांति को, तथागत गौतम बुद्ध जी की क्रांति को आज के दौर में बहुजन महानायक मान्यवर साहब कांसीराम जी ने फिर से पुनर्जीवित किया, फिर से ऊंचाई पर ले गए थे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि मान्यवर साहब कांसीराम जी की क्रांति आज हमें लगता है कि धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तो ये जो ब्राह्मणवादी देश है, इस देश में हमें इस बात पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। जो हम अग्रणी भूमिका में काम करते हैं, चाहे हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में काम कर रहे हैं या आज एक दूसरा उसका जो आपसुक विंग बन गया है जिसे हम धम्म सेवक संघ कहते हैं, उसमें यदि हम काम कर रहे हैं, तो ये सारी बातों पर चिंतन करना भी बहुत जरूरी है। भावनात्मक रूप से कि हम बुद्ध को मान रहे हैं, भावनात्मक रूप से केवल हम संत कबीर जी को मान रहे हैं, भावनात्मक रूप से हम संत कबीर मान रहे हैं, या भावनात्मक रूप से हम ज्योतिबा फुले को मान रहे हैं, ये इससे काम चलने वाला नहीं है। ब्राह्मणवाद इस देश में बड़ा चालाक है, उसके षड्यंत्र से हम वाकिफ नहीं है। वो बहुत चालाकी से कोई देता है, इतना कमजोर कर देता है। आप देखते हैं कि आज बुद्ध को जो लोग मानते हैं, तो इस देश में बुद्ध किसके लिए साबित हो गए या किसके मसीहा साबित हो गए? तो इस देश का जो दलित है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी है, केवल ऐसा हो गया है कि गौतम बुद्ध केवल इन लोगों के लिए, जबकि गौतम बुद्ध तो मानवतावाद के प्रहरी थे। मानवतावाद के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, उन्होंने तो मानवतावाद स्थापित किया था और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। लेकिन हमारे देश में तथागत गौतम बुद्ध की जो पहचान है वो एक सीमित दायरे, हम अभी भी उस घेरे को तोड़ नहीं पाए हैं। हम जरूर कहते हैं कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, लेकिन वो हमारी जो पहचान है दलितों के लिए, कि बुद्ध को कौन लोग मानते हैं, तो केवल दलित लोग मानते हैं। तो वो जो घेरा डाल दिया गया है हमारे चारों तरफ, हम उस घेरे को तोड़ने में अभी संत कबीर जी की क्रांति को हम देखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बोधिसत्व ने उन्हें गुरु का दर्जा दिया, लेकिन एक छोटे से दायरे में संत कबीर जी का कार्य है। उस घेरे को हम तोड़ नहीं पा रहे। कुछ अनुयायी हैं भी संत कबीर जी के, लेकिन उस घेरे को वो तोड़ नहीं पा रहे। संत रविदास जी को मानने वाले लोग हैं, लेकिन एक छोटे सीमित दायरे, उसका दायरा ठीक है, मानना भी है, कुछ लोग मान रहे हैं। तो इसी तरह से ज्योतिबा फुले को भी जब हम देखते हैं, तो ज्योतिबा फुले को भी मानने वाले एक सीमित दायरे में। आज बाबा साहब अम्बेडकर को भी हम देखते हैं,
तो बाबा साहब अंबेडकर को भी मानने वाले एक सीमित दायरे में एक घेरा डाल दिया गया है कि ये इन लोगों का ही है, ये इन लोगों पूरे मानवता के कल्याण के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कार्य किया, पूरे मानवता के लिए ज्योतिबा फुले ने कार्य किया, महिलाओं की तरक्की के लिए ज्योतिबा फुले ने कार्य किया। लेकिन इस देश की महिलाएं नहीं जान पाती है कि आज वो शिक्षित हैं या घर की चारदीवारी से बाहर निकली हैं, तो उसके पीछे क्या प्राचीन संस्कृति जिम्मेदार है या ज्योतिबा फुले का कार्य जिम्मेदार है या बाबा साहब अम्बेडकर का कार्य जिम्मेदार है, ये वो नहीं जानते। अब उस घेरे को तोड़ नहीं पा रहे हैं, जैसे चीन की दीवार है, तो ऐसी एक दीवार ब्राह्मणवाद के माध्यम से हमारे चारों तरफ खड़ी कर दी जाती है और हम उस दीवार को तोड़ने में नाकामयाब होते हैं। काफी हद तक मान्यवर साहब कांसीराम जी ने उस दीवार को तोड़ने का कार्य किया था और बड़े पैमाने पर बुद्ध का दर्शन, कबीर का दर्शन, संत रविदास जी का दर्शन, ज्योतिबा का दर्शन या जो भी हमारे संत गुरु हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनका दर्शन, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व इस घेरे को तोड़कर बाहर निकला था। लेकिन अभी हम फिर देख रहे हैं कि धीरे 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 अब वो फिर से कमजोर होता जा रहा है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से या हमारे धम्म सेवक संघ के माध्यम से इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता है कि ये जो हमारी क्रांतियां हैं, ये महान क्रांति जरूर रही है, मानवता को स्थापित करने की क्रांतियां जरूर रही हैं, महिलाओं के मुक्ति की क्रांतियां जरूर रही है, लेकिन ब्राह्मणवाद बहुत चालाक है। ब्राह्मणवाद का षड्यंत्र इतना आसान नहीं है। कब वो घेराबंदी करता है, कब वो एक चीन की दीवार की तरह दीवार हमारे सामने खड़ी कर देता है, इसका हमें आभास ही नहीं हो पाता है। और जब हम काम करते हैं तो इसीलिए हम धीरे 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 हताश हो जाते हैं। तो इन सारी बातों पर भी चिंतन करना बहुत जरूरी है कि हमारे संगठनों का पतन क्यों होता है, हमारे संगठन क्यों हो जाते हैं। जैसे मिलिंद प्रश्न में जिक्र आता है कि मिलिंद ने भिक्खु नागसेन से सवाल किया था कि धम्म का पतन कैसे होता है, तब उन्होंने कहा था कि उसके लिए अच्छे प्रचारक होना बहुत जरूरी है। जिस धर्म के प्रचारक अच्छे विद्वान नहीं होते हैं तो वो धर्म भी गर्त में चला जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो ये इस तरह की बातों पर विचार करना बहुत जरूरी है। हम लोग स्वार्थी लोग हैं, अपने स्वार्थ को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, हमारा स्वार्थ आगे रहता है और फिर मिशन मूवमेंट जो है वो पीछे पीछे चलता है। और इसीलिए धीरे धीरे करके हमारा स्वार्थ जो है उस मिशन मूवमेंट पर हावी होता चला जाता है और फिर इस संगठन जो है वो गर्त में चले जाते हैं, पतन में चले जाते हैं। इसीलिए जैसे बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे या ज्योतिबा जैसा चाहते थे या संत कबीर जैसा चाहते थे या संत रविदास जी जैसा चाहते थे या तथागत बुद्ध जैसा चाहते थे कि समाज की दिशा देने वाले, जैसे बाबा साहब की भाषा में कहें तो समाज के पथ प्रदर्शक ऐसे चाहिए जो टॉर्च बेरर की तरह समाज को दिशा देने वाले लोग होना चाहिए। तो उसके लिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे हम युवाओं की तलाश करें जो फुल टाइम वर्कर बनके, पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनके, जिनका स्वार्थ सामने ना रहे, जो निस्वार्थ भाव से रात और दिन इस आंदोलन को कामयाबी की तरफ लेकर जाने के लिए अपना सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार हैं। अभी हम क्या देखते हैं, हम गृहस्थ लोग हैं, हम सारे लोग जो हैं अपना स्वार्थ भी चलते रहता है, मुझे मेरा नाम चाहिए, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे मेरा परिवार चाहिए, हम इसमें भी उलझे रहते हैं और हम आंदोलन भी चलाना चाहते हैं। तो इस आंदोलन को कामयाबी तक ले जाने के लिए निस्वार्थ वाली भावना वाले लोग भी चाहिए, युवा लोग चाहिए, रात और दिन ब्राह्मणवाद के मुकाबले खड़े हो सके और जिन्हें किसी भी प्रकार से जाल में फंसाया ना जा सके। ऐसा नहीं होगा तो कुछ दूर तो हम चलते जरूर हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब सफलताएं हाथ नहीं लगती हैं तो हम मायूस हो जाते हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं। और इसीलिए संगठन का पतन न हो, इसीलिए समाज का जो युवा वर्ग है जो आज बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए मेहनत कर रहा है, उसे इस बात की प्रेरणा देना भी बहुत जरूरी है कि हमारी नौकरियां भी तब महफूज रहेंगी, हमारी धन दौलत भी तब महफूज रहेगा जब हमारी क्रांतियां भी जो हैं वो कामयाब होगी। यदि हमारी क्रांतियां दफन हो जाएगी तो
हमारी नौकरियां भी महफूज नहीं रहेंगी, भी महफूज नहीं रहेगा। तो ये युवा वर्ग में संदेश देना बहुत जरूरी है। और ऐसे युवा जब हमारे सामने आते हैं तो उन्हें अग्रणी भूमिका में रखकर, उन्हें निस्वार्थ भाव की ट्रेनिंग देकर समाज के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करना पड़ता है, ताकि जो दीवार ब्राह्मणवाद के माध्यम से हमारे सामने खड़ी कर दी जाती है, हम एक जाति में उलझ के रह जाते हैं, हम एक छोटे से वर्ग में उलझ कर रह जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को जाति के नाम पे सीमित दायरे में रख दिया गया है। जैसे मैंने कहा कि बुद्ध को आज देखो कौन लोग मानते हैं देश में, या कबीर को कौन लोग मानते हैं, संत रविदास जी को मानते हैं, ज्योतिबा फुले को कौन मानते हैं, या आज कांसीराम साहब को भी हम देखते हैं तो कौन लोग के मसीहा हैं। तो जिन्होंने पूरे मानवता के लिए लड़ाई लड़ी, वे एक जाति तक सीमित कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मणवाद जो है ये बहुत बड़े षड्यंत्र रचता है, और इस तरह के षड्यंत्र रचता है कि जिससे पार पाना इतना साधारण कार्य नहीं, और हर जगह उसकी घुसपैठ रहती है, हर जगह उसका दखलंदाजी रहती है। इसीलिए निस्वार्थ भावना से काम करने वाले युवा वर्ग को तलाश करना, उन युवा वर्ग को आगे लाकर अग्रणी भूमिका देना, ताकि वो समाज के पथ प्रदर्शक बन सके, टॉर्च बेयरर बन सके। जैसे भिक्षु संघ के बारे में बाबा साहब ने तथागत बुद्ध के जमाने के भिक्षु संघ के बारे में कहा था कि वो वास्तव में जो बुद्ध आदर्श समाज स्थापना करना चाहते थे, उस आदर्श समाज के वो आदर्श थे, मॉडल ऑफ द मॉडल सोसाइटी। तो आज हम जो आदर्श समाज बनाना चाहते हैं, या ब्राह्मणवाद से मुक्त समाज बनाना चाहते हैं, या हम अपने क्रांतियों को चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में टॉर्च बेयरर चाहिए, जिस पर समाज जो है अपना विश्वास दिखा सके, जिसे अपना समाज जो है वो आदर्श मान सके, मॉडल ऑफ द मॉडल सोसाइटी। तो ऐसे मॉडल तैयार करना ये हमारी बहुत जरूरत भी है और जिम्मेदारी भी है। तो हम जितने लोग आज काम कर रहे हैं, देश भर में जितने भी लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, इस बात को सीखना, समझना कि हमारा पतन क्यों होता है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हमारे अपने जो भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे आगरा में कार्यक्रम किया, या अभी बाद में कुशीनगर में कार्यक्रम है, या जहाँ कहीं भी कार्यक्रम है, तो हम वहाँ पर युवाओं को आकर्षित करने के लिए किस तरह का अपना प्रदर्शन करना चाहिए, किस तरह से हमें अनुशासन का पालन करना चाहिए। हम देखते हैं कि जब हम भाषण करने के लिए दिया जाता है, वहाँ बताया जाता है कि 2 मिनट में भाषण खत्म करना है, लेकिन हमारे वक्तागणों को इतना लालच रहता है भाषण करने का कि वो कहते हैं साहब माफ कीजिए, मैं और 5 मिनट बोल लेता हूँ, माफ कीजिए, मैं और 5 मिनट बोल लेता हूँ। तो जो युवा वर्ग आता है, वो जब ये इस तरह की हरकतें देखता है, तो उसको लगता है कि ये संगठन जो है ये काम आगे बढ़ाने वाला नहीं है। अनुशासन का पालन हमें ही करना है। कितना ज्यादा हम अनुशासित होकर काम कर सकते हैं, ताकि युवा वर्ग जो है हमारी कार्य प्रणाली से आकर्षित होकर इस सामने आए, और बाद में आगे चलकर वो एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। क्योंकि आज जो है कांसीराम साहब जैसे कहते थे, नॉन पॉलिटिकल रूट्स, किसी भी समाज की राजनीति को आगे, राजनीति को बढ़ाने के लिए, या धर्म को बढ़ाने के लिए, या सारी चीजों को बढ़ाने के लिए एक नॉन पॉलिटिकल रूट, गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा नॉन पॉलिटिकल रूट बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन हम जितने भी लोग पदाधिकारी हैं, जितने भी लोग वरिष्ठ लोग हैं, जो बड़ी भूमिका में बैठे हुए हैं, इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमको बारीक से बारीक बातों पर ध्यान देना, छोटी से छोटी बातों पर ध्यान देना है कि हमें भाषण किस तरह से करना है। जितनी देर की कहा गया है उतनी ही देर भाषण करना है, क्योंकि उस जगह के बाद में तो पूरे 365 दिन हमारे पास में भाषण करने के लिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं, इतना बड़ा मंच है, मैं ही ज्यादा आज भाषण करूंगा, मैं ही आज पब्लिक को प्रभावित करूंगा। तो ये चीजें जो हैं युवाओं को आकर्षित नहीं करती। इसीलिए हम जितने वरिष्ठ लोग हैं, जितने बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़े पदों पर भी हैं, मैं देखता हूँ इसमें 4-4 राज्यों के प्रभारी बनाए गए हैं। लेकिन ऐसा है कि एक राज्य घूमना भी कितना कठिन होता है, 4-4 राज्यों के प्रभारी बने, क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा पा रहे हैं? नहीं निभा पा रहे हैं। तो इसलिए पूरे देश का भ्रमण करने के लिए
राज्यों का भ्रमण करने के लिए, गांव स्तर तक जाने के लिए। अभी तो हम शहरी लोग हैं जो एक तरह से, जैसे ज्योतिबा फुले कहते थे कि हम गुलामी को एंजॉय कर रहे हैं, तो हम ऐसे मिशन मूवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। देहातों तक जाना, गांव देहात तक जाना, महिलाओं तक जाना, इसके लिए तो जो अपना जीवन पूरा अर्पित करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की खोज करना जो 24 घंटे इस दिशा में काम, क्योंकि ब्राह्मणवाद जो है वो शांत नहीं रहता है, उसका कार्य रात और दिन चालू है, 24 घंटे उसका कार्य चालू है, और उसके युवा वर्ग इस कार्य के लिए त्याग कर रहे हैं। तो ऐसे त्याग करने वाले लोग जो हैं वो कामयाबी के शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उनसे मुकाबला करने के लिए हमारे पास भी, हम जितने लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, ये युवाओं तक जाएं, युवाओं को इस दिशा में प्रेरित करें, और जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो भी जहां जैसा भी होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खोज करके लाना और वहां पर अनुशासन का इस तरह से पालन करना, ताकि युवा इस कार्य को देखकर प्रभावित हो और बाद में वो ऐसी जिम्मेदारी को निभाने आगे आए। तो बड़े बड़े संगठन हमने अपने आंखों के सामने बिखरते हुए देखा है, बड़े बड़े संगठन को होते हुए देखा है। कहीं ऐसा ही हम पर भी कोई दोषारोपण ना करे, इसीलिए बहुत सावधानी के साथ की आवश्यकता है। भारती जी के नेतृत्व में आज हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो बहुत इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ हम जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम सारे महापुरुषों का जो जीवन दर्शन है, उनका व्यक्तित्व है, उनका कृतित्व, उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम युवाओं तक पहुंचेंगे, किस तरह से हम महिलाओं तक पहुंचेंगे, किस तरह से हम गांव देहात तक जाएंगे, पूरे देश भर में हम किस तरह से इसका झंडा खड़ा कर सकते हैं, इस दिशा में विचार करने की आवश्यकता है। केवल शहरी लोगों तक ही या कुछ लोगों तक ही रखने से काम चलने वाला। जी की जयंती के अवसर पर आपने जो मीटिंग रखी है, इस तरह की बातें करना भी बहुत जरूरी मैं समझता हूँ। बाकी तो जो जीवन के कार्य हैं या जो भी चीजें हैं, तो वो आप लोगों को भी काफी हद तक पता है, लेकिन अपने संगठन की कामयाबी के लिए हमें किस तरह का कार्य करना चाहिए, हमें किस तरह के अनुशासन का पालन करना चाहिए, युवाओं तक कैसे जाना चाहिए, युवाओं को कैसे आकर्षित करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी में भी आता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातों पर भी हम सारे लोग विचार करते हुए चलेंगे, ताकि ये संगठन इस आशा का किरण बने, देश को सही दिशा दे सके, और राजनीति करने वालों को भी वो इस बातें कर सके कि वे गलत दिशा की ओर नहीं जाएंगे। ऐसा करना मैं जरूर समझता हूँ। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ। पर आप सभी को, देशवासियों को मैं बहुत देता हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी को जय साधु साधु साधु। तो ये थे हमारे मुख्य अतिथि, आदर जोग मान जोग आचार्य किशोर जी, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से अपनी बात रखी, और उनके मुख से एक एक वाक्य जो अनमोल था। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी साथी सुन रहे हैं इस पर पालन करेंगे, और इस पर जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हमें, इसका हमें आगे लेकर चलेंगे। तो एक बार उनका दोबारा से जय भीम नमो बुद्धाय। तो अब आगे की कड़ी को चलाते हुए हमारे आज के अध्यक्ष जो अध्यक्षता कर रहे हैं, माननीय शेषराव गागड़े जी, जो महासचिव और प्रभारी है, मैं उनको अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात रखें और अपना अध्यक्षीय प्रबोधन रखें। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। अभी अभी हमारे आचार्य जी ने सारी बातें गौर की है, और जो जरूरी है उसी बात को उन्होंने दोहराया है, जो मेरे दिल में था कि यही बातें ज्यादातर पर होना चाहिए। वही बातें उन्होंने सभी आज जुड़े हुए सभी लोगों के सामने रखी।
तो शेष बात तो मेरे पास अभी ऐसा कुछ नहीं रहा है। जो मैं चाहता था वही उन्होंने कहा है। फिर भी अध्यक्ष के नाते मुझे कुछ बोलना चाहिए और समय भी अभी काफी हो चुका है। तो जी 2-3 बातें मैं आपके सामने रखूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी वक्तागण थे उन्होंने भी उनके जीवन दर्शन को बताया गया है और हम तो उसी भूमि में आज रह रहे हैं। हमारी पैदाइश भी उसी भूमि में हुई है जहाँ संत और महापुरुष पैदा हुए और जहाँ हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमें इस मार्ग को कैसे ले जाना है, जैसे अभी हमारे आचार्य जी ने कहा, उसी तरह की दो बातें उन्होंने रखी, जो अनुशासन और नैतिकता। इन दोनों बातों को ही हम समय समय पर भूल जाते हैं। दो ही बातें उन्होंने रखी। तो मैं अपने बात को रखते हुए, जो प्रथम काम है, महात्मा ज्योतिराव फूले जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। जिनको लोग राष्ट्रपिता कहते हैं वो असल मायने में राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। जिनको राष्ट्रपिता कहना चाहिए वो है सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव जी फूले। उनको राष्ट्रपिता कहा जा सकता है। मतलब जितनी भी क्रांति प्रतिक्रांतियां इस देश में चली, उसका सार निकलते निकलते आया और दो बातों पर आके रुक गया। जहां गुलामगिरी हम लोगों पर उन महान लोगों की वजह से आई थी, मनवादी व्यवस्था के कारण, उसको तोड़ने का काम ही सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिराव जी फूले जी ने वो किया। और हमारे एक सुपरवाइजर हमारे डिपार्टमेंट में थे, मिस्टर भिड़े, उनके चाचा ने उनके वाड़े में वो स्कूल खोलने के लिए जगह दी थी। वो उनके मुंह से मैंने सुना था, तब जब मैं शुरुआती दौर पर नौकरी में लगा था। तो मेरे वो सुपरवाइजर रहा करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उस समय भी वो बड़े खुले दिल वाले थे और परिवर्तनवादी विचार के लोग थे। इसलिए वो ब्राह्मण होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बाड़े के अंदर वो स्कूल खोलने के लिए जगह दी थी। वो आज भी जगह पुणे में, अभी अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने जैसे जोगिंदर सरकार जी ने और आचार्य जी ने भी कुछ बातें उनने बताई है। तो वो 2-4 बातों के लिए ही, जिसके वजह से परिवर्तन सारा हुआ है, तो उन बातों को फिर मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि समय भी ज्यादा हुआ है। और जो रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि उन्होंने ही खोजी थी और वो सही अभी अभी हमारे आचार्य जी ने कहा है। और वो वहाँ फूल माला चढ़ा के जब वो निकले तो वहाँ के इस महाड़ के पंडितों ने वहां जाके वो फूल भी लातों से फेंक दिए थे कि उसको बड़ी उस भाषा में उस समय की गाली थी, ये माड़िया तुला कोण सांगितलं होतं, मतलब आपको किसने बताया था कि ये शूद्र की समाधि को खोलने के लिए। तो इस तरह के उस समय की वो उनके मुंह से जो गालियां थी, उस तरह का उनको अपमानित किया गया था। फिर भी उन्होंने वो पुणे से आने के बाद वहां उन्होंने किया, ये क्रांति की थी। तो इतना अपमान सहने के बाद में भी उन्होंने वो शिव जयंती पुणे में शुरू की थी और इतने बड़े पैमाने पर वो शिव जयंती होती थी कि ऐसा लगने लगा मनुवादियों को, अगर ये शिव जयंती चली, ये शूद्रों की अगर ज्यादा शूद्रों को ज्यादा बढ़ावा दिया गया तो हमारे क्रांति का क्या होगा। इसलिए कुछ दिनों के बाद तिलक जी ने इस बात को दबाया
और हमारे महान भगवान गणपति जी को सामने लाके उन क्रांति को प्रतिक्रांति में परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह से वो क्रांति प्रतिक्रांति ऐसे चलती गई। तो ये 2-4 बातें जो थी, जो भिड़ेवाड़ा में स्कूल खोली थी, वहाँ बाकी की हमारे वक्ताओं ने उसमें बताया कि ऐसे-ऐसे उनको तकलीफ हुई वगैरह वगैरह। ये सारी बातें सही है, लेकिन हम आज उस रास्ते पर चल रहे क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सभी संतों को और एवं महापुरुषों को हमसे बहुत ज्यादा तकलीफें हुई थी। जो तकलीफें उनको हुई वो हमें ना होना चाहिए, ना उठाना पड़े, इसलिए उन्होंने संघर्ष किया। अगर उनको तकलीफ नहीं होती तो संघर्ष नहीं करते। और वो कारवा मान्य और कांशीराम जी तक चलते चलते आया, जो संघर्ष का दौर था। उसके बाद वो पीछे पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हम सब जानकार लोग, पढ़े लिखे लोग, उनकी बदौलत हम आज बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं और बैठे भी थे, लेकिन संघर्ष करना भूल गए। या तो सुख चैन की जिंदगी के कारण वो करना नहीं चाहते, इसी कारण हम पर ये दिन आते नजर आ रहे हैं। हम लोग आरबीएम के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं, सभी को जगाने का काम कर रहे हैं। और संघर्ष भी नहीं करना चाहते ऐसा नहीं, संघर्ष करना भी जानते हैं, क्योंकि हम उन्हीं महापुरुषों के चेले हैं। उन्हीं संघर्षमय जीवन को मान्यवर साहब ने हमारे जिंदगी में डाला है, वो संघर्ष करना भी हम जानते हैं। इसलिए मेरी सभी से विनती है कि हम इस कारवां को आगे ले जाने के लिए तन मन धन से सहकार्य करने की कृपा करें और साथ दे, ताकि हम जो महात्मा फूले जी जो चाहते थे, जो उन्होंने हमें ये रास्ता बताया, जिस तरह का उनका संघर्ष था, उस तरह हमको जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलने की हमें जरूरत है, ताकि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे उनको तकलीफ हुई, ये बताने की जरूरत आज नहीं। तकलीफें सभी को हो रही है, आज भी तकलीफें हो रही है, लेकिन उनके तकलीफों में ज्यादा संघर्ष की जरूरत थी। उन्होंने जितना ज्यादा संघर्ष किया, अगर उन्हें तकलीफ नहीं होती थी तो संघर्ष नहीं करते। महात्मा फूले जी इतने पैसे वाले थे, इतने धनवान थे कि उनका आर्किटेक्चर एक बहुत बड़ी कंपनी थी। जहां हमारे वीटी में वो हमारे संचालक जी को मैंने बताया कि ये जो सामने वाली बिल्डिंग है, ये उनके कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बांधी है वीटी में, और वह पूना का जो पुलिया है वो भी उनके कंस्ट्रक्शन कंपनी में बांध, मतलब उनके पास बहुत पैसा था। लेकिन जब गए, उनकी जब निर्वाण हो, उनका जो निर्वाण हुआ, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं। तो मेरे पैसा कहाँ गया? इसी परिवर्तन की लड़ाई में गया। और आज हमारे पास कितना पैसा है, वो कहाँ जा रहा है? कौन से परिवर्तन की लड़ाई में जा रहा है? ये कोई नहीं समझना चाहता, ये कोई नहीं जानना चाहता, कोई देना नहीं चाहता। हम लोग 100 रुपए के रसीद के लिए अगर किसी के घर जाते हैं, 10 बातें सुनना पड़ती, 10 बातें। वो 4 बार उनके घर में जाना पड़ता है 100 रुपए के लिए। तो ये पैसे वाले का क्या काम है? ये पैसे वाले, जो पैसे वाले हमारे महापुरुष थे, बाबा साहब कम पैसे वाले थे क्या? लेकिन उनको क्या तकलीफें हुई? शाहू महाराज तो राजा थे। जितने भी बड़े बड़े लोग जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा संघर्ष हमारे सामने किया, सब पैसे वाले थे। किसी काम की जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं संघर्ष करने की। लेकिन उनके दिल में वो तमन्नाएं थी कि मेरी आने वाली पीढ़ी इस कगार पर जाके खड़ी हो जाएगी, जो तकलीफें मुझे हो रही है उस कगार पर जाके खड़ी हो जाएगी, उसको कौन निस्तारेगा, उसको कौन आगे ले जाएगा। इसलिए उन्होंने सब कुछ निछावर करके, जो अभी आचार्य जी ने बताया कि नैतिकता, उसको सामने रखते हुए और संघर्षमय जीवन को अपने बनाया।
और जितना भी धन संपत्ता उनके पास में थी, इसी परिवर्तन की लड़ाई में उन्हें लगा दी। और आज इस कगार पर ये परिवर्तन की लड़ाई आ चुकी है, जो महात्मा फूले जी चाहते थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, उस मुकाम पर ले जा सके। हम अपने जीते जी आने वाली पीढ़ी को भी इस कारवां में भाग लेने के लिए, सहकार्य करने के लिए अपील आज के दिन करते हैं। महात्मा फूले जी की जयंती के उपलक्ष्य में जितने भी लोग इस भारत देश से हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं, वो अपनी अपनी राज्यों में युवाओं को आकर्षित करने के लिए संघर्ष करे, अपने धन संपदा को उसके लिए लगाए। जितनी हमें जरूरत है, अपने बच्चों को जितनी जरूरत है, उतनी धन संपदा जरूर अपने पास रखे, ताकि आपको कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत ना आए, ताकि वो मनवादी लोग, मनवादी विचारधारा आप उसी कगार पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिन आने के पहले हमने क्या करना चाहिए, इसके लिए ज्यादा जोर देते हुए जितने जल्दी हो सके, जितने अपने जिंदगी के दिन अभी बचे हैं, उन दिनों को अपने परिवार में लगाने के बजाय इस महापुरुषों के कारवां में उसके टाइम उनको आगे ले जाने के लिए लगाएंगे। यही मैं आज के दिन महात्मा ज्योतिराव फूले जी के जयंती के उपलक्ष्य में आपको बताना चाहता हूं कि अपना तन मन धन संघर्षमय जीवन आगे जितने दिन बचे हैं वो करे, ताकि आने वाली पीढ़ी, युवा ये देख के समझे कि नहीं, हमको भी ये करना चाहिए। ऐसा आदर्श उनके सामने होना चाहिए। इसलिए मान्यवर साहब ने जो हमको रास्ता बताया, उस रास्ते पर चलने की आज जरूरत है। इसलिए मैं आप सभी को विनती करता हूं कि अपने अपने राज्यों में इस तरह के आरबीएम के माध्यम से जो लगे हुए कार्यक्रम लगाए, और सभी लोग जैसे जैसे अभी आचार्य जी ने अपने हमको गाइडलाइंस दी है, उसी माध्यम से हमारे संगठन को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। इसलिए इससे ज्यादा न बोलते हुए, समय काफी हो चुका है, तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, और सभी को फिर से आज के दिन महात्मा ज्योतिराव फूले जी के जन्म जयंती पर सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम। साधु साधु साधु। तो ये थे हमारे आज के अध्यक्षता कर रहे शेषराव गागड़े जी, जिन्होंने अपने अध्यक्षीय अनुमोदन में यही बोला है कि आज हम सभी लोग जहां से एक संकल्प लेकर जाएं कि जो हमारी जिंदगी रहा, बाकी जिंदगी बच गई है, वो हम अपनी पूरी जिंदगी इसी मिशन में लगाएं, और ज्यादा से ज्यादा हम अपने युवा साथियों को जोड़ने की कोशिश करें। तो ये उनका आज का संकल्प था। तो मैं अब प्रोग्राम जो है कंक्लूड करने के कगार पर है, तो मैं 2 मिनट के लिए हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष जी हैं, मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि वो 2 मिनट के लिए आए और आभार प्रकट करें। सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब का। उन्होंने काफी आज मार्गदर्शन किया हम लोगों का, काफी जिन बातों की वास्तविक आज जरूरत है, उन बातों को उन्होंने हमारे बीच में रखा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने शेषराव गांगड़े साहब का, जो बम्बई से जिन्होंने अध्यक्षता की। हमारे इंजीनियर रमेश चंद मल्होत्रा साहब जो संचालन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से। हमारे जो दूसरे साथी आदरणीय उदयभान कुशवाहा साहब, दशरथ मुर्रे साहब, जोगिंद्र नाथ सरकार, हमारे चरगोत्रा जी जम्मू कश्मीर से युवा साथी, सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि समय बहुत कम है और आज वक्त की जरूरत है। वक्त की जरूरत है कि हमारे संत गुरुओं ने, महापुरुषों ने, विशेष करके जिनकी आज हम
196वीं जन्म जयंती मना रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, तो इनके जीवन से प्रेरणा लेकर आज त्याग और बलिदान की जरूरत है। आज इनका आंदोलन भारत की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए, भारत के लोकतांत्रिक सिस्टम को बचाए रखने के लिए, भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचाए रखने के लिए आज वक्त है, जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा त्याग करें, जरूरत पड़े तो बलिदान भी करें, अपनी आने वाली युवा पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे आचार्य जी ने युवाओं पे बड़ा जोर दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और धम्म सेवक संघ का निर्माण युवाओं को तैयार करने के लिए हुआ है। और सभी राज्यों के साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम सप्ताह में एक दिन, और सप्ताह में एक दिन नहीं कर सकते हैं तो 15 दिन में 15 दिन में एक दिन कम से कम जूम पर या किसी दूसरी जो सिस्टम है अपने डिजिटल फंक्शन के, तो जरूर आप लोग मीटिंग करें और सदस्यों की संख्या बढ़ाएं और विषय पे आप लोग चर्चा करें और विषय को प्रमुखता से रखें। संगठन का विस्तार, युवाओं को तैयार करना, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना और वर्तमान की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए, चुनौतियों को परास्त करने के लिए संगठन का निर्माण करना, जल्दी से जल्दी संगठन का निर्माण करना, ये मैं आप लोगों से आज अपील करता हूं। क्योंकि मुझे कुशीनगर निकलना है, बाबूजी आनंद जी थोड़े लेट हो गए आने में, तो इसलिए मेरी आपसे बात हो गई है। और संचालक जी का पुनः एक बार धन्यवाद। देश भर से जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले जो हमारे गुरु हैं, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के गुरु हैं, और जिन्होंने विषम परिस्थितियों में चुनौतियों को स्वीकार करके समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत काम किया है, उनकी जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आप सबका धन्यवाद करता हूं, बधाई करता हूं, साधुवाद करता हूं। पुनः फिर एक बार अपील, समय बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा त्याग, ज्यादा से ज्यादा संघर्ष, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की आज जरूरत है। इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साधु साधु साधु। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी। तो मैं अब इसी के साथ आपसे अनुमति चाहता हूँ कि आज की प्रोग्राम समाप्त करने की मुझे अनुमति दें। जी, सभ्य सत्ता। चलो, तो अभी सभी साथी हाथ जोड़ लें और सभ्य सत्ता करेंगे। सभ्य सत्ता पश्यन्तु महाकिंचित् महागमा सभ्ये सत्तास्ति हन्तु सभ्ये चक्षुषेनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु महाकिंचित् महागमा संसार के सारे प्राणी शुद्ध हैं, खुशहाल रहे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय फूले।